तो हम लोग स्टार्ट करते बफर ओवरफ्लो। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है सी में। अगर आपको सी आती है तो अच्छी बात, अगर आपको नहीं आती, थोड़ी सी पाइथन भी आती है तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो मैं इसको न्यू फाइल डॉट सी है, इसको मैं एक बार कैट आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, हैश इंक्लूड किया है दो हेडर फाइल्स को, उसके बाद इंट मेन लिखा है और कमांड लाइन से मैं आर्ग्यूमेंट्स ले सकता हूं। तो इसके लिए मैंने कैर इंट आर्ग और आर्ग भी लिया और एक इंट आर्ग सी लिया और कैर आर्ग भी लिया है। उसके बाद मैंने एक बफर डिफाइन की है कैरेक्टर अरे से, तो उसका साइज है 80। ठीक है, और उसके बाद मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, strcpy, जो क्या कर रहा है, जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में जो सबसे पहला कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर आएगा उसको बफर में स्टोर कर देगा। नॉट कैरेक्टर बट यू कैन से द स्ट्रिंग, उसको बफर में स्टोर कर देगा। ये सिंपल सा सी प्रोग्राम है। तो अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का बेसिक यहाँ सबको आता है जितने भी लोग हैं? ओके, परफेक्ट। तो फिर आप जानते हो कि इनका फंक्शन का काम क्या था। ये क्या करता है कि कॉपी करता है ये जो स्ट्रिंग आई है इस वाली बफर वाली में। ओके, ठीक है, अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे बफर ओवरफ्लो का, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि बफर ओवरफ्लो अगर हम लोग करते हैं तो इशू क्या आता है। तो मैं इस वाले को प्रोग्राम को मैंने कंपाइल कर लिया था। ये न्यू फाइल डॉट सी है, इसको कंपाइल करके मैंने एक न्यू फाइल प्रोग्राम बनाया एग्जीक्यूटेबल। तो मैं भी इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा और आपको दिखाऊंगा कि ठीक है। और ये इतनी बड़ी मैंने स्ट्रिंग टाइप कर दी, देख सकते। मैंने बफर की जो साइज थी उसको मैंने 80 कैरेक्टर्स का दिया था, और आप ये देख सकते हैं 80 साइज से बड़ी है। तो जब मैं प्रेस करूंगा इसके साथ तो देखना सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। लुक एट दिस, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो जिस नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए था प्रोग्राम वैसे नहीं किया। अब मैं आपको पूरा इशू इमेजेस से समझाता हूँ, उसके बाद फिर से हम लोग इस पे वापस आएंगे। तो ये मैंने इमेज बना रखी है बफर। लेट मी रीओपन दैट वन इमेज एंड सेकंड वन ऑफ दिस। तो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली मैंने वो प्रोग्राम आपको क्यों दिखाया था। वेयर इज द टर्मिनल? ओके, लेट मी रीसाइज इट। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया ना, हैश इंक्लूड एंड ऑल, तो जब भी कोई भी एक भी प्रोग्राम बनता है किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल इस केस में सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना है, तो हर प्रोग्राम अपनी एक स्टैक बनाता है कंप्यूटर की मेमोरी में। रैम जो होती है, जितना भी प्रोग्राम आप रन करते हैं वो सबसे पहले मतलब वो रैम में जाके लोड होता है, रैम की मेमोरी में। और रैम की मेमोरी ब्रेक होती है कुछ इस तरह से कि जो आप देख पा रहे हैं प्रोसेस का एड्रेस स्पेस है, मतलब जो आपकी रैम की जो फिजिकल मेमोरी है उसको लॉजिकली ब्रेक किया जाता है। तो जो लॉजिकली ब्रेक होके जो मेमोरी बनती है वो इस टाइप से दिखती है कि प्रोसेस एड्रेस स्पेस नाम से एक मेमोरी बनती है, और उसमें जो अपनी एक टॉप होता है, ठीक है, जो मेमोरी बनती है उसको स्टैक बोलेंगे। ये जो बनी हुई है एक स्टैक, ठीक है, और उसमें जो टॉप एड्रेस एक एग्जिस्ट करता है जिसको 0xFFF से डिनोट किया है, और जो लोएस्ट एड्रेस है यहाँ पे उसको हम लोगों ने 0x0000 से डिनोट किया है। ओके, तो अब जब कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, जैसे कि प्रोग्राम एक बार इसको हम लोगों ने कंपाइल कर लिया पूरा, तो ये जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, इधर से रीड होना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा कि जो स्टैक है हमारी टॉप पे, तो ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है वो, सॉरी, इसमें एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैं कोई फंक्शन कॉल करूंगा, जैसे कि strcpy किया मैंने इस केस में, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन इन किसी हेडर फाइल्स में, ये स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल्स में होता है strcpy, अगर आपको नहीं पता है तो। तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस हेडर फाइल्स में से इस फंक्शन में जो कुछ भी वेरिएबल डिफाइन होंगे या फिर
हम लोग बोल सकते हैं कुछ और इसमें फंक्शन डिफाइन होंगे, या फिर इसके ही कुछ लोकल वेरिएबल्स, तो वो सब इस वाले फंक्शन में आएंगे। लेकिन जब मेन फंक्शन से इस फंक्शन को ट्रिगर किया गया है, तो क्योंकि इसको फिर से मेन प्रोग्राम में वापस आना है, तो ये क्या करता है, जब वो यहाँ पे strcpy में होता ही है, जब strcpy में जाने से पहले जो पहली जो पोजीशन होती है उसकी पोजीशन वो रिटर्न एड्रेस में सेव करके, उसके बाद यहाँ पे जो अपना दूसरा cpy फंक्शन है strcpy, उसके लोकल वेरिएबल को स्टैक पे पुश करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि और हाँ, फिर उसके बाद इसकी एक बफर बनती है, मींस जिसमें इसके डेटा और वेरिएबल स्टोर होते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं कि बफर ओवरफ्लो इसका फायदा कैसे उठाता है अपने कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये रहा अपनी एक इमेज मैंने ओपन किया। आई गेस ये थोड़ा बड़ा साइज बढ़ाना है क्या, या विजिबल है? लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। तो आप यहाँ पे देखना कि जो हमारी कंप्यूटर की रैम मेमोरी है वो वर्चुअल एड्रेस स्पेस में स्प्लिट हुई। तो क्या हुआ, जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसके जो लोकल वेरिएबल हैं लाइक बफर और ये इंट आरसी आरबी, ये सारे इसमें स्टोर हुए स्टैक में। ठीक है, और स्टैक का पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करता है? स्टैक पॉइंटर आप सोच सकते हैं कि एक एड्रेस, स्टैक पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसमें वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है जिसमें हमारी जो मशीन है उस मशीन सॉरी जो स्टैक है उसका जो लोएस्ट एड्रेस जिसपे कुछ इसी फंक्शन का वेरिएबल स्टोर है उसको पॉइंट करेगा। और वैसे तो इसकी फुल फॉर्म होती है जो हमारे कंप्यूटर में यूज होती है, मान ली लाइनेक्स जो मैं भी यूज कर रहा हूँ उसमें हम लोग इसको ESP बोलते हैं, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर। और जो पुराने माइक्रो प्रोसेसर्स थे उसमें हम लोग इसको स्टैक पॉइंटर्स बोलते थे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टैक पॉइंटर का कंसेप्ट समझ लिया कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो जो मेन प्रोग्राम के वेरिएबल्स और वो सब वर्चुअल मेमोरी एड्रेस में लोड हो जाएंगे, और जहाँ पे वो वेरिएबल्स का वो खत्म हो जाएगा स्टोर होके, मतलब उनको जितनी जगह चाहिए थी उतनी मिल गई, तो उसको पॉइंट करेगा स्टैक पॉइंटर से और स्टैक पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ये बिल्कुल ब्रॉड सा बता दिया गया। अब मान लो मेन फंक्शन के सारे वेरिएबल यहाँ पे कॉल हो गए। ठीक है, अब और उसके बाद इसने किसी नए फंक्शन को कॉल किया, जैसे कि यहाँ इस केस में strcpy है। तो क्या हुआ कि strcpy कॉल करने से पहले जिस पोजीशन पे ये मेन वाला फंक्शन था उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो गया, तो रिटर्न एड्रेस यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसके बाद जो हमारा strcpy ये नया फंक्शन कॉल हुआ है, इसके वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होने लग गए हैं, ए के लोकल वेरिएबल्स। ठीक है, और जो बफर मान लीजिए इसमें एक मैंने बफर भी डिफाइन किया था, वो बफर यहाँ पे आके सेव होता है, जो हमारा लोकल वेरिएबल थे नए फंक्शंस के। और स्टैक पॉइंटर की पोजीशन अब यहाँ से शिफ्ट होके नीचे दे, पहले स्टैक पॉइंटर ऊपर यहाँ पे कर रहा था, मतलब इस इमेज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्टैक पॉइंटर को करना चाहिए, लेकिन अब ये शिफ्ट होके नीचे आ गया क्योंकि स्टैक में और ज्यादा डेटा पुश हो गया। अगर आपको मैं एक और बात बता दूं कि स्टैक का मैक्सिमम साइज इन जनरल अपने जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें 8 MB का ही होता है। तो अगर आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े कि वेरिएबल्स का साइज इंक्रीज करके 8 MB से ऊपर जा रहा हो तो हम लोग हीप का यूज करते हैं। लेकिन अभी अपन लोग क्योंकि बफर ओवरफ्लो पढ़ेंगे, सॉरी बफर ओवररन पढ़ेंगे जो कि स्टैक ओवरफ्लो पे बेस्ड है, तो हम लोग सिर्फ स्टैक के ही बारे में देखेंगे। ठीक है, और मैं और आपको थोड़ा समझा दे रहा क्लियरली कि वैसे तो बफर ओवरफ्लो काफी टाइप के होते हैं। आई गेस आई नॉट गेस, एक्चुअली दीज आर लाइक 5 टाइप, जिसमें सबसे 2 पॉपुलर वन है, जो कि एक तो यही वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ बफर ओवररन, इसके अलावा एक और पॉपुलर जो है वो है हीप ओवररन्स। तो अगर आपको आपने 2019 का रिमोट कोड एग्जीक्यूशन व्हाट्सएप और काफी सारी एप्स थी, वो एक मॉड्यूल यूज कर रही थी, उसमें रिलीज हुआ था, वो भी बफर ओवरफ्लो पे बेस्ड ही था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो मैं जो 5 बता रहा था, तो एक तो बफर ओवररन होती है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इसी से थोड़ी सी मिलती जुलती होती है हीप्स ओवररन। ठीक है, और इसके बाद इंडेक्सिंग एरर टाइप की एक होती है, और एक होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग बग्स। ठीक है, ये भी काफी पॉपुलर है।
और इसके बाद ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ये इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत हार्ड रहता है, तो वो है यूनिकोड और एंगसाई बफर साइज मिसमैचेस। तो ये 5 टाइप की अब बफर ओवरफ्लो के वेरिएंट हो गए, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे बफर ओवररन वाला। तो अब आप यहाँ पे कंसेप्ट आपको एक बताता हूँ। ये हमारा मेमोरी का हाईएस्ट एड्रेस है, ये हमारा मेमोरी का हाईएस्ट एड्रेस है, मतलब ये एफ 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 होगा। और ये हमारा मेमोरी का लोएस्ट एड्रेस है, मतलब ये 0x000 होगा, मतलब हेक्साडेसिमल में लिखा होता है। 0ff का मतलब होता है हाईएस्ट पॉसिबल एड्रेस, क्योंकि हेक्साडेसिमल में काउंटिंग 16 तक जाती है। तो काउंटिंग 0 से 9 और फिर उसके आगे ABCDEF तक चली जाती है, यानी कि 0 से 15 तक जाती है। तो ये हेक्साडेसिमल में ही लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल में 0x000 लिखा होगा लॉजिकली। तो अब हो क्या रहा है कि जब हम लोग कुछ भी स्टैक में पुश करते हैं तो वो लोएस्ट मेमोरी, मतलब वो नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज होती है हमारी स्टैक, यानी कि जो भी लास्ट इन आएगा वही फर्स्ट आउट जाएगा। इसके लिए उसको, अब मान लीजिए मैं जब मैं ये वाली लाइन का पुश कर चुका था स्टैक पे, ठीक है, तो मान लो लोकल मेन के वेरिएबल यहाँ तक पुश हुए थे, लेकिन अब जब ये कैर बफर आएगा तो इसका ये उसके नीचे पुश होगा, और जब नया वाला फंक्शन आया उसका डेटा और नीचे पुश होगा। तो आप देख रहे हो कि बफर जो है वो नीचे की तरफ, सॉरी, जो हमारी स्टैक है वो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक और नई अच्छी चीज आती है कि जो हम बफर वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके लिए जो एड्रेस फिल होता है वो ऊपर की तरफ हमारा इंक्रीज होता है। मतलब अगर इसमें मैं सिर्फ ए वेरिएबल ही फिल करूं जो हमारी बफर भी है, तो वो सिर्फ इतनी मान लीजिए जगह कवर कर रही है। लेकिन अगर इसमें मैं 15 या 20 करूंगा तो वो जगह इस टाइप से इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर मैं और ज्यादा भर दूंगा जितना डिफाइन किया गया था उससे ज्यादा, तो ये जो हमारा रिटर्न एड्रेस है इसको भी ओवरराइट करने लगेगी। आई होप आप इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हेलो, Yes. any feedback? Should I explain it again? I know it's hard. You can't get it in one time, so I can explain it again, no problem. नहीं नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा क्योंकि इतना कुछ इसमें था भी नहीं एंड इट्स प्रीटी बेसिक कंसेप्ट ना। बस ओके, परफेक्ट। तो अब काम क्या, बस इसमें जो फंक्शनैलिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं वो है कि बफर है वो हमारी ऊपर की डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और जो हमारी स्टैक है वो नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। यही मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बफर ओवरफ्लो अटैक करेंगे तो हम लोग बफर में इस टाइप से डेटा इनपुट करेंगे कि यहाँ तक की तो बफर पूरी, यहाँ तक का स्पेस तो पूरा बफर ले ले, लेकिन जो रिटर्न एड्रेस है हम लोग उसका बहुत खास ध्यान रखें कि रिटर्न एड्रेस हम इस टाइप से फिल करें कि जो हमारा रिटर्न एड्रेस है वो हमारे मलिशियस जो कोड्स हैं उनको जाके पॉइंट करे। अभी क्या है, रिटर्न एड्रेस में उस जगह का एड्रेस है जो प्रोग्राम आगे का चलना है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम इस रिटर्न एड्रेस को ऐसे चेंज कर देंगे कि वो मलिशियस प्रोग्राम को टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये अपनी इमेज से एक्सप्लेन हो गया। अब हम लोग सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये मैंने प्रोग्राम बस समझाने के लिए बताया था। हम लोग जो एक्सप्लॉइट करेंगे वो विंडोज मशीन को करेंगे, तो उसके लिए एक कस्टम मेड प्रोग्राम ऑलरेडी गिटहब पे आपको मिल जाएगा। तो आई गेस टैब से मैं चेक करूं कि कोई रन हो रहा है प्रोग्राम। सो ठीक है, ये रहा वल्नरेबल सर्वर, ठीक है। ये आपको गिटहब पे मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो ये वल्नरेबल सर्वर, इसको हम लोग अभी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और दूसरा जो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वो इम्यूनिटी डीबगर, गूगल पे आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, ये फ्री है, तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब जो आपको दोनों को इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी, आपको इम्यूनिटी डीबगर को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वल्नरेबल सर्वर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा आपको एक और चीज चाहिए, तो मैं वो आपको ओपन करके दिखा दे रहा। आपको एक मोना मॉड्यूल और डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि इस बफर ओवरफ्लो को रन करने के लिए, प्रैक्टिकल सी करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी।
एज सच उसकी और कोई जरूरत नहीं है। तो वेट कर रहे जब तक कि ब्राउजर ओपन हो रहा है। और मैं आपको ये और बता दूं कि आपको पाइथन 2.7 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो मोना मॉड्यूल है वो पाइथन में लिखा है और उसको एग्जीक्यूट हम लोग इम्यूनिटी डी वगैरह में ही करेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको बता रहा है। इम्यूनिटी डी वगैरह आपको डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। वल्नरेबल सर्वर आपको गिटहब पे मिलेगा, कुछ केबीज का, ये 645 केबी का। इसको आपको डाउनलोड करके इधर सेव कर लेना है, उसको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। मोना मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल है, वो भी कुछ केबी की होगी, तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। अब जो आपको इश्यू आएगा वो पाइथन 2.7 इंस्टॉल करने में आएगा, तो वो आपको ढूंढ के करना पड़ेगा गिट पाइथन के ऑफिशियल पेजेस से। 3 पॉइंट वर्जन का कोई भी मत करना, 2 पॉइंट वर्जन का करना, क्योंकि मोना मॉड्यूल 2.1 इम्यूनिटी डे वगैरह मोना मॉड्यूल के साथ 2.7 वाले वर्जन को सपोर्ट करता है। तो मेरा पेज खुल गया क्रोम का, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ मोना मॉड्यूल कहाँ पे मिलेगा। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है। एक और भी साइट मतलब गिटहब की ये ऑफिशियल है। और वैसे तो ये शायद ब्लॉग करके कुछ मिलती थी, पर ये वाली भी काफी ट्रस्टेड है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, ओपन होने दो। तो ये देखो यहाँ पे mona.py मिल गया। हम लोग को बस इसी का ही कॉपी कोड करना है, बाकी ऊपर के जितने भी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसको एक बार ओपन हो जाने दो, फिर मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। तो ये आपको कोड मिल गया, आप देख सकते हो ये वाला कोड। ये आपको कोड पूरा एक कॉपी करना है और आप इसको नोटपैड की हेल्प से एक न्यू फाइल बना लेना। नहीं, उसका डायरेक्ट गिट गिट बैश कर देंगे ना उस फोल्डर में जाके जहाँ पे अपने को स्टोर करनी है। व्हाट? गिट बैश कर देंगे ना, और जो गिटहब का बेस प्रोग्राम है उससे डायरेक्ट ही हो जाएगा ना, वहाँ पे फोल्डर सेव हो जाएगा फिर। हाँ, वो भी फोल्डर आप में कर सकते पूरी हैं। मैं फाइल। आपको मैन्युअली बता रहा हूँ, क्योंकि फिर अब इसको आपको मूव करना पड़ेगा मोना मॉड्यूल की इस पाइथन फाइल को एक फोल्डर में, जो कि मैं अभी आपको दिखाने ही जा रहा हूँ। वेट कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ रैम हो रहा है पीसी, इस वजह से थोड़ा हैंग कर रहा है। तो वो एग्जिस्ट करती है सी ड्राइव में। सी ड्राइव के पास प्रोग्राम फाइल्स x86, इसमें इम्यूनिटी डी वगैरह के अंदर ये फोल्डर, और उसके बाद पाइथन कमांड्स में आपको जो डाउनलोडेड फाइल है mona.py करके जो आप लिखेंगे उसमें पेस्ट करेंगे, तो वो रही ये वाली फाइल। इसको आपको इस लोकेशन पे पेस्ट करना है, दिस पीसी लोकल डिस्क सी प्रोग्राम फाइल्स x86 इम्यूनिटी इंक्लूसिव वॉट एवर दिस नेम इज इम्यूनिटी डीबगर एंड पाई कमांड। उसमें आपको ये वाली फाइल पेस्ट करनी, ताकि आप इसको इम्यूनिटी डीबगर के साथ यूज कर पाए। बस इतना आप कर लिया, समझ लिया आपका काम पूरा हो गया। और अगर आपको कोई पाइथन 2.7 इंस्टॉल करने में इशू है तो आप फिर डीएम पे पिंग करना, मैं बताऊंगा क्या इशू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीधा इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं स्पाइकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सर्विस रन हो रही होती है उसमें हम लोग रैंडम बाइट्स भेजते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या इनमें से कोई भी सर्विस वल्नरेबल है बफर ओवरफ्लो के लिए। तो हम लोग अभी उसी का प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। इसको मैं पहले रन कर दे रहा, और मैं सभी को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ रन करूंगा, ताकि जब आपको जो कनेक्शन मिले लास्ट में, जब मैं विंडोज को एक्सप्लॉइट कर लूंगा, तो जो आपको कनेक्शन मिले वो भी एडमिन का मिले। अगर मैं इसको नॉर्मल यूजर से कर दूंगा तो कोई इशू नहीं है, फिर मेरे को कनेक्शन मिलेगा वो नॉर्मल यूजर का मिलेगा, फिर मुझे प्रिविलेज को अपने एस्केलेट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाके मैं रूट एडमिन बनूंगा। तो अभी हम लोग वन एट अ टाइम एक चीज पे फोकस करते हैं। तो अभी हमारा फोकस रहेगा कि बफर ओवरफ्लो कैसे करना है, इसलिए मैं सारे टूल्स जो भी यूज करूंगा उनको एडमिन प्रिविलेज के साथ यूज करूंगा। ठीक है। तो ये वाला जो हम लोग अब रन करने जा रहे हैं इम्यूनिटी डीबगर भी हम लोगों ने रन कर दिया एडमिन प्रिविलेज के साथ। थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ये ओपन हो रहा है।
ठीक है, तो ये सबसे पहली विंडो आपके सामने ओपन होगी। जस्ट इन केस अगर ये आपको शो नहीं होती है तो आप यहाँ पे जाके व्यू में जाके सीपीयू सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये विंडो दिख जाएगी। हो सकता है आपके में कोई और विंडो ओपन हो रही हो, मे बी मेमोरी और हैंडल्स या कुछ और, तो आपको यहाँ पे व्यू में जाना है और सीपीयू पे क्लिक करना है तो आपको ये वाली विंडो दिखने लगेंगी। 4 विंडो इस टाइप से डिवाइड होंगी, जिसमें एक रजिस्टर की विंडो होगी, एक में ये हेक्सडम्प की होती है, ये वाली स्टैक की होती है, और ये उसके डिकम्पाइल्ड असेंबली कोड यहाँ पे दिखते हैं। तो मैं आपको आपको अब जो काम करना है, आपको फाइल में जाना है, अटैच पे क्लिक करना है। जो आपकी वल्नरेबल सर्वर है वो रन हो रहा होगा, तो आपको उसको वल्नरेबल सर्वर पे क्लिक करके उसको अटैच कर लेना है ह्यूमिडिटी डीबगर के साथ। तो अब जो भी हम लोग उसको वल्नरेबल सर्वर को काली से कमांड या जो भी स्प्रिंग्स भेजेंगे वो हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस में आराम से यहाँ पे रजिस्टर्स में दिखाई पड़ेगी। अब इसके बाद ये अभी पॉज्ड पोजीशन पे है, तो इसको मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रनिंग स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, वो क्लाइंट से कनेक्शन भी सुन रहा है, तो सब कुछ परफेक्ट है एकदम। मैं इसको दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है 2-3 कनेक्शन एक साथ स्टार्ट हो गई हैं। ओके, सो एक बार मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अटैच आई गेस मैंने उसको कट कर दिया। जस्ट वेट अ मिनट, मैं उसको रिस्टार्ट कर दूं। इसको भी क्रोम को हटा दूं। कनेक्शन लिसन कर रहा है इसको। मतलब डिजाइन ही ऐसे किया है डेवलपर ने कि ये वल्नरेबल हो, मेरे को ये भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और हाँ, जब भी आपका प्रोग्राम क्रैश हो, मतलब ये वल्नरेबल सर्वर, तो इम्यूनिटी डी वगैरह आपको फिर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वल्नरेबल सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से दोनों को अटैच करना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम स्टार्ट हो पाएगा। तो फिलहाल मैं वल्नरेबल सर्वर को अटैच कर दूं। और एक और बात है, अगर आपको ये थोड़ा भी, अगर आप स्टेप थोड़ा भूल जाते तो वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप एक बार फिर से उसको देख सकते हैं। तो मैंने इसको फिर से रीअटैच कर दिया, और अटैच करते वक्त ये पॉज होता है तो हम लोग ये ट्राइंगल वाली वीडियो करेंगे, जिसका मतलब होता है प्ले, या फिर आप F9 प्रेस कर सकते हैं इसको प्ले करने के लिए। तो मैं इसको प्ले कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये इम्यूनिटी डिबगर के साथ रन हो रहा है अब हमारा वल्नरेबल सर्वर, और ये कनेक्शन के लिए लिसन कर रहा है। तो अब हम लोग सीधा काली मशीन में जाते हैं। आपको मेरी काली मशीन दिख रही होगी आई गेस। मेरी काली मशीन विजिबल है आपकी स्क्रीन पे? यस ओके, परफेक्ट। तो अब मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा दे रहा। अब हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं स्पाइकिंग। स्पाइकिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रैंडम स्ट्रिंग्स भेजते हैं जितनी भी टोटल सर्विसेज में जिनमें वो इनपुट ले रहा होता है, ये चेक करने के लिए कि कोई भी सर्विस इनमें से वल्नरेबल है या नहीं है। तो अगर इनमें से कोई भी हमें वल्नरेबल मिलती है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। उसका काम होता है फजिंग। उसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में निकालते हैं कि किस पॉइंट पे जाके वो सर्विस मतलब किस पॉइंट पे जाके वो ईएसपी को ओवरराइट करे। तो सबसे पहले हम लोग स्पाइकिंग करते हैं, जिसमें हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी सर्विस है जो वल्नरेबल है। तो हम लोग पहले नेटकैट से जो भेज रहा है रिमोट सर्वर, उस कनेक्शन को सुनने की कोशिश करते हैं। तो नेटकैट -nv एंड आई गेस आईपी एड्रेस है 192.168.239। ठीक है, ये क्योंकि मैंने सुबह किया था इसलिए कमांड सजेस्ट कर रहा है। मेरी विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.43.239 है, और जो वल्नरेबल सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट इसी पोर्ट पे रन होता है। तो आपको भी बिल्कुल यही कमांड टाइप करनी। यहाँ पे आईपी एड्रेस आप विंडोज 10 मशीन का देंगे। मैं आपको एक और विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस भी दिखा दे रहा। लेट्स चेक, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ओपन हो जाने देते हैं। ओके, लेट इट बेबी, मैं छोड़ दे रहा है इसको। फिलहाल मेरे को पता है कि मेरी विंडोज मशीन का आईपी एड्रेस ये है 192.168.43.239,
और आपको भी यहाँ पे अपनी विंडोज 10 मशीन का आईपी एड्रेस देना होगा। और जो मेन चीज है जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है और आपको कनेक्शन नहीं मिल सकती है, वो सेटिंग भी मैं दिखा दे रहा, आपको इधर से अडेप्टर सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। लेट इट ओपन। सो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क्स में आप देखेंगे नेटवर्क में आपको दिखा दे रहा। तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो मैंने सेटिंग सेट कर रखी है बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, मतलब ये यहाँ पे अलाउ ऑल होना चाहिए, इंटेल प्रो 10 एमटी डेस्कटॉप 82540। मतलब ये है कि अगर आपके में ये इंटेल प्रो की जगह कुछ और अडेप्टर दिखा रहा हो तो ये जो अडेप्टर यहाँ सेव है बिल्कुल वही वाला विंडोज 10 में भी सेव होना चाहिए, नहीं तो आपको पैकेट रिसीव नहीं होंगे आने जाने वाले, फिर आप बाल खींचते रह जाओगे कि इशू क्या है। देख लेना ये जैसा कि बिल्कुल यहाँ पे सेम एडाप्टर सेटिंग मैंने सेट कर रखी है, और ये अलाउ होना चाहिए प्रोमिस्कस मोड, नहीं तो पैकेट रिसीव नहीं होंगे। ये वाला एडाप्टर टाइप दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये दोनों का सेम हो। अब हम लोग अपना आगे पैकेट सेंड करना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब नेटकैट से कनेक्शन लेसन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी विंडोज मशीन पे वो रन हो रहा है वल्नरेबल सर्वर, जो कि 9999 पे रन हो रहा है। तो मैं एंटर मारता हूँ, देखते हैं। जैसे कि मैंने नेटकैट रन किया, मेरे को कनेक्शन मिल गया। तो वल्नरेबल सर्वर सबसे पहले क्या बोल रहा है, हेल्प टाइप करना है, मेरे को कुछ भी हेल्प चाहिए, तो मैंने हेल्प टाइप किया। तो ये बता रहा है कि इतनी सारी पॉसिबल कमांड आप रन कर सकते हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इन इतनी सारी कमांड वल्नरेबल सर्वर आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो फिर अब हम लोग का काम क्या है कि इनमें से वो वाली सर्विस पता करना कि जो वल्नरेबल हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ऐसे मैनुअली टाइप कर नहीं सकते, ठीक। तो हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि ये काम हमारे लिए करेगी, इनको भेजेगी पैकेट्स, और फिर उसके बाद हम लोग बिहेवियर चेक करेंगे इम्यूनिटी डिबगर में और विंडोज 10 में कि क्या बिहेवियर आ रहा है हर एक कमांड का। तो जो कमांड हम लोग के इनपुट भेजते रहने पर एक टाइम के बाद क्रैश कर दे मशीन को, समझ लेना वही वाली कमांड वल्नरेबल है हमारे बफर ओवरफ्लो के लिए। तो फिलहाल मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और अब हम लोग वो वाली स्क्रिप्ट बनाएंगे जिससे हम लोग ये जितनी भी कमांड्स हैं इनमें से किसी एक कमांड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो सीधे से उस कमांड को मैं उसको ढूंढता, वैसे तो मैंने उसको आपके लिए पहले से ही लिख रखा। तो ये रही सबसे पहली। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो सर्विसेज दिखाई गई थी ना, उनमें से ट्रन जो कमांड थी वही सिर्फ वल्नरेबल है, बाकी सारी सेफ हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे शो भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो पहले मैं आपको एक स्टैट्स जो दिखाई थी, लेट मी शो यू, ठीक है। एक्चुअली तो इसमें देखो इतनी सारी कमांड्स हैं जो कि स्टैट्स कमांड है, आर टाइम है, आर लाइट एल टाइम है, एस ट्रन है। तो जो हमारी ट्रन कमांड है वही सिर्फ वल्नरेबल है, मैं आपको टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूँ, और बाकी जितनी कमांड है वो सारी सेफ हैं। तो पहले मैं आपको स्टैट्स वाली कमांड को चेक फजिंग करके दिखाऊंगा, ये शो करने के लिए कि एग्जैक्टली बिहेवियर क्या दिखाता है अगर कोई कमांड वल्नरेबल नहीं है बफर ओवरफ्लो के लिए। तो मैंने ये आपके लिए स्क्रिप्ट लिख रखी है ऑलरेडी stats.htk, तो मैं इसको आपको एक बार ओपन करके दिखा दे रहा कि ये मतलब क्या है इसका, ठीक है। तो ये मैंने 3 लाइन की स्क्रिप्ट लिख रखी है, आपको इसकी प्रोग्रामिंग जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करती क्या है। तो जो सबसे पहली लाइन है वो जो भी हम लोग जब इसको सेंड करेंगे, जेनेरिक सेंड टीसीपी करके एक टूल है, उसकी मदद से सेंड करेंगे तो वो एसपी के फॉर्मेट में फाइल को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो और उनका लिखने का फॉर्मेट इस टाइप से होता है। तो ये जो सबसे पहली जो फंक्शन लिखा है, अनम्यूट कर लो किसी का माइक ऑन है। तो हम लोग जो एस रीड लाइन करते हैं, इससे ये क्या करता है, जो भी सिंगल लाइन ऑफ इनपुट है
जो भी हम लोग को मिलेगा सर्वर से उसको ये इनपुट ले लेगा, ठीक है। जैसे ही इनपुट मिलेगा इसको ये ट्रिगर करेगा नेक्स्ट फंक्शन को, अगर नहीं मिलेगा तब तक वेट करेगा। जब जैसे ही उसको इनपुट मिला ये इस फंक्शन को ट्रिगर करेगा एस स्ट्रिंग, और इसमें मैंने स्टैट्स लिखा है तो ये स्टैट्स वाली जो कमांड थी उसको ट्रिगर करेगा। तो ये करेगा क्या कि सिंपली प्रिंट करता है जो हम लोग की स्टैट्स है उसको आपके स्पाइक के पार्ट के रूप में। उसकी जब ये इतना काम हो जाता है उसके बाद ये तीसरा वेरिएबल आता है एस स्ट्रिंग, जिसमें हम लोग जीरो भेज रहे हैं। तो एस स्ट्रिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इसकी मदद से एस स्ट्रिंग वेट अ मिनट, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ टाइपो एरर किया है इधर, यहाँ पे एस स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए था। जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार कैट करता हूँ ट्रन डॉट एस पी के को भी एस स्ट्रिंग 0। ठीक है, तो इसको मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, ये मैंने थोड़ा टाइपो एरर किया, यहाँ पे एस स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको उस फाइल को ही लिख के दिखा दे रहा, जी एडिट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे सब लोग वी टेक्स्ट एडिटर से कंफर्टेबल हैं? ठीक है, फिर मैं जी एडिट में इसको ओपन कर रहा हूँ। जी एडिट में मैं ओपन कर रहा हूँ रन डॉट, सबसे पहले स्टैट्स डॉट एस पी के, और यहाँ पे एस स्ट्रिंग की जगह होना चाहिए एस स्ट्रिंग वेरिएबल। एस स्ट्रिंग वेरिएबल, I guess S string, this is correct, this is correct। ठीक है, तो अब हम लोग स्टैट्स कमांड पे भेजेंगे, और जो S string हमारा वेरिएबल है ये एरे होता है, मतलब एक तरह से आप ऐसा समझ लो जो जिस फजर टूल की मदद से हम इस पूरी पैक इसको जो बनाई है SPK फाइल इसको जो भेजेंगे, तो जो हमारा फजर टूल होता है उसमें एक डिफॉल्ट एरे होता है स्ट्रिंग्स का। ठीक है, तो जो मैंने ये 0 वेरिएबल दिया है इसका ये मतलब है कि जो वो अरे एग्जिस्ट करती है बाय डिफॉल्ट उसका 0th एलिमेंट से लेके बाकी जितने भी एलिमेंट उस अरे में हैं उन सबको इटरेशन में सेंड कर देता। पहली बार में एक करो उसका फिर नेक्स्ट एलिमेंट, और स्टार्ट कहाँ से करना है वो 0 एलिमेंट से करना है, तो उसके लिए हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं क्योंकि हम लोग को एसपीके की प्रोग्रामिंग में कोई इंटरेस्ट है नहीं है सच, क्योंकि जो हम लोग एक्सप्लॉइट लिखेंगे वो हम लोग पाइथन लैंग्वेज में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर दे रहा, और इसको मैंने सेव कहाँ पे किया है, डेस्कटॉप पे ही करता हूँ, होम डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे हुआ है। तो अब कैट करते हैं ट्रन डॉट एसपीके को, तो आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, ये सेव नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, मेरे को लगता है मैंने स्टैट्स डॉट एसपीके को एडिट किया होगा, स्टैट्स डॉट एसपीके। ओके ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, ये जब इनपुट आता है सर्वर से तो ये रीड करता है, फिर नेक्स्ट वाली लाइन को ट्रिगर करता है। नेक्स्ट वाली लाइन क्या कर रही है, स्टैट्स वाली कमांड को हिट करेगी, और तीसरी लाइन है जो उसको स्ट्रिंग जो फजर टूल हमारा जिसको अभी हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है जेनेरिक सेंट टीसीपी, एक हाल ही में प्री इंस्टॉल आता है, इसके पास एक डिफॉल्ट एरे की स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो ये 0 वेरिएबल क्या शो कर रहा है कि उस स्ट्रिंग का सबसे पहली जो एरे में से जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको सेंड करो, जब इटरेशन दूसरा आएगा तो दूसरे एलिमेंट को करेगा, तीसरे को करेगा, बस इसी के लिए वेरिएबल डिफाइन कर रखा है। सो दैट्स इट, इतना ही हम लोग को काम का था। अब हम लोग उस टूल को भी देख लेते हैं जेनेरिक। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग को पता है कि स्टैट्स कमांड है वो वल्नरेबल है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग एक बार आपको ये दिखा दूं कि स्टैट्स कमांड करते कैसे। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि इसकी टूल्स की कमांड लिखी कैसे जाती है, तो मैं डैश हेल्प लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं इसको इस टाइप से भेजना है, जेनेरिक सेंड टीसीपी, आईपी एड्रेस देना है आपको एक। ठीक है, उसके बाद आपको देना है स्पाइक की स्क्रिप्ट देनी है, और यहाँ पे एक पोर्ट देना है, और इसके बाद आपको स्किप वेरिएबल देना है और एक स्किप एसटीआर देना है। ठीक, तो आपको मैं अभी ये समझाऊंगा कि इन दोनों का क्या काम होता है। तो फिलहाल मैं ये वाली कमांड टाइप कर दे रहा हूँ।
जेनेरिक टीसीपी, और उसके बाद हम लोग का होस्ट क्या था 192.168.53. I guess 239 था. Let me see. Yeah, I guess 239 था. Let me type. थोड़ा सा हैंग कर गया सिस्टम फिर से. 239. Okay. And port number we are going to send on 9999, and we are going to send stats.stk files, and here we are writing 0, and here we are also writing 0. So we are doing this because जो हम लोग ये जो यूज करते हैं वेरिएबल, मतलब ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने लिखी थी कैट की थी ना फाइल, उसमें हम लोगों ने वेरिएबल यूज किया था एस स्ट्रिंग वेरिएबल. तो कभी कभी ऐसी भी हम लोग को फजिंग स्क्रिप्ट बनानी होती है जिसमें एस स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग एक से ज्यादा यूज करें. तो अगर इस ऐसा केस होता है तो इस जो स्किप str है, इसकी मदद से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्राम में मुझे कौन सी वाली जो है वेरिएबल वो वाला भेजना है. मतलब एस स्ट्रिंग वेरिएबल जैसे मैंने 3 डिफाइन कर दिया. एस स्ट्रिंग वेरिएबल टॉप में लिखा है एस स्ट्रिंग वेरिएबल 0, फिर उसके बाद लिखा है एस स्ट्रिंग वेरिएबल 1, फिर लिखा है एस स्ट्रिंग वेरिएबल 2. लेकिन आपको पता है कि ये जो जेनेरिक टीसीपी एक बार में एक ही पैकेट सेंड करेगा, और उसके बाद सिमिलरली आपका जो सर्वर है वो भी एक बार में एक ही पैकेट रिसीव कर रहा है. ठीक है. तो अगर आप एक से ज्यादा लिखेंगे एस स्ट्रिंग वेरिएबल तो वो 3 स्ट्रिंग्स को रीड करेगा जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है, और वो 3 को भेजेगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते. इसलिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर लिख देंगे. फॉर एग्जांपल हमको अगर 3 डिफाइन की होती और मेरे को लास्ट वाली जो थी एस स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन था सिर्फ उससे डेटा भेजना होता, तो मैं क्या करता यहाँ पे 2 लिखता, क्योंकि काउंटिंग 0 से शुरू होती. तो ऊपर वाली 0, सेकंड नंबर वाली 1 और थर्ड नंबर वाली 2, तो 2 से डेटा जाता. लेकिन क्योंकि ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है स्पाइक डॉट स्क्रिप्ट वाला, ठीक है, कहाँ गया, समथिंग डॉट एसपीके, सॉरी स्टैट्स डॉट एसपीके, इसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही एस स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा है और हमें उसी से स्टार्ट करना है, इसलिए हम लोगों ने इसको 0 नाम दे दिया है. ठीक है. मैं सेंड कर रहा, ये कह रहा है नो सेंड और डायरेक्टली, तो हम लोग को इसको सेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा ही सेंड करेंगे, डिटेक्ट कर लेगा खुद से. देखते हैं. तो ये देखना है इसने फजिंग करना स्टार्ट कर दिया. और मैं विंडोज मशीन में शिफ्ट होता हूं तो आपको दिखाता हूँ इम्यूनिटी डिबगर में इसका. देख रहे हैं इम्यूनिटी डिबगर, ये न्यू थ्रेड प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं, और आपको ये मशीन दिखा दूं. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन बार बार रिसीव हो रहे हैं. ठीक है. लेकिन कि मैं कितनी भी देर भेजता रहूं ये क्रैश नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो हम लोग की सर्विस है ये बफर ओवरफ्लो से इन्फेक्टेड है ही नहीं. तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा क्योंकि, और मैं सीधा आपको उस वाली कमांड को करके दिखाऊंगा कि जो कि इन्फेक्टेड है, ताकि आपको डिफरेंस पता चले. ठीक है. मैंने इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया और मैं यहाँ काली में भी आके इसको रोक दे रहा हूँ, फजिंग रोक दी. ठीक है. अब मैं आपको टर्न कमांड करके दिखाऊंगा. आपने ये देखा ना कि स्टैट्स में मैं भेजता जा रहा था, वो रिसीव कर रहा था, और फंक्शन में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था. उसको क्रैश होना था वल्नरेबल सर्वर को, जब लिमिट से ज्यादा मैं सेंड करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो एक्सेप्ट करता जा रहा था, मैं भेजता जा रहा था. लेकिन अब मैं भेजूंगा टर्न कमांड को और देखना वो सर्वर को क्रैश कर देगा. उससे पहले मेरे को ये एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा. तो फिर मैं इसको एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ. ये जो ट्राइंगल्स है इससे जो हम लोग का प्रोग्राम है वो रिस्टार्ट होता है. ठीक है. तो ये हो रहा है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम आई गेस, क्योंकि वर्चुअल मशीन दो वर्चुअल मशीन चल रही हैं. सो फंक्शन स्टार्ट हो गया, एंड हम लोग का वल्नरेबल सर्वर भी रिस्टार्ट हो गया है. और हम लोग क्योंकि ये पॉज्ड है, हम लोग ये वाली बटन दबा के इसको रन कर देंगे. अब देख सकते हैं यहाँ पे ये रन होना स्टार्ट हो गया है. अब हम लोग क्या करने वाले, इस बार हम लोग वही जो ब्लास्ट कमांड टाइप की थी
इस बार हम लोग सेंड करेंगे स्टैट्स की जगह सॉरी trend.spk। तो अब मैं एक बार trend.spk करता हूँ और ये देखना ये फजिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने। कनेक्शन रिसीव हो रहा है और कनेक्शन देखते हैं कितनी देर में ये क्रैश करता है। ठीक है, ये क्रैश कर अभी भी कनेक्शन ले रहा है। वेट करते हैं जब तक ये क्रैश ना कर दे। तो ओके आई गॉट इट। हम लोगों ने वो स्क्रिप्ट एडिट नहीं की अभी तक ट्रन वाली। पहले मैं उस ट्रन वाली स्क्रिप्ट को करेक्ट करूं उसके बाद हम लोग करते हैं। तो उसको जी एडिटिंग ओपन कर ले रहे हैं trend.spk। ठीक है, और इसमें जो हम लोग को स्ट्रिंग वेरिएबल था यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल देना है। अभी इसको देखना क्रैश कर देगा तुरंत ही। एस स्ट्रिंग वेरिएबल स्पेलिंग ठीक है, परफेक्ट। कट गया, मैं क्लियर करता हूँ और फिर से सेंड करता हूँ उसको जेनेरिक। ठीक है, तो अब मैं दोबारा भेज रहा हूँ, उसके लिए फिर से मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ेगा पूरा। फंक्शन करता हूँ रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट हो गया। अभी ये पॉज स्टेट में है, जैसे ही मैं इस पे रन क्लिक करूंगा ये फिर से रन हो गया। ठीक है, ये रन होने लग गया, यहाँ पे दिखा रहा है आपको रन। मैं एक बार फिर से एक बार स्पाइकिंग करता हूँ, तो मैं इसको सेंड कर रहा हूँ यहाँ से और आप देख सकते हैं ये सेंड होना स्टार्ट हो गया है और ये पॉज हो गया। इसका मतलब ये क्रैश हो गया। मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कनेक्शन नहीं रिसीव कर रहा, जबकि ऐसा नहीं कि इसने एक भी रिसीव नहीं किया, इसने कुछ रिसीव किया उसके बाद क्रैश हुआ है। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सेस वायलेशन व्हेन एग्जीक्यूटिंग 41414141। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने इसकी जो एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर था उसको हम लोगों ने ओवरराइट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं क्योंकि मैंने काफी सारे ए भेजे थे तो इसकी जगह से यहाँ पे 41414141 लिख के आ गया, EIP ओवरराइट हो गया। तो मैं अब आपको डायग्राम से समझा दे रहा हुआ क्या था एग्जैक्टली। Let me open my Kali machine, then I will show you the diagram, then you can understand. तो आप यहाँ पे देख सकते क्या हुआ कि अभी जो बफर में हम लोग डेटा ए भेज रहे थे वो डेटा बफर हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक टाइम पे आके बफर जो उसको बाउंड्री मिली थी उसको क्रॉस कर गया और जो हम लोग का रिटर्न एड्रेस था उसको भी ओवरराइट कर दिया। तो अब यहाँ पे भी ए लिख गया और हेक्साडेसिमल में ए को सॉरी एंक्साई कोड में मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज उसमें हम लोग 41 को डिनोट करते हैं ए को। तो वही उसने 1 मिनट लिख रखा है, लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हैं कि ये 414141 को ए बोलते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्टैक में ये दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो जो एक्साई सॉरी एस्की कोड है, एक्साई बोल रहा था, एस्की कोड है किसके करस्पॉन्डिंग ए के करस्पॉन्डिंग जो एस्की कोड है वो है 41। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ए कैरेक्टर ही भेज रहे थे इसलिए EIP में ये 4141 लिखा हुआ है। हम लोग आते हैं काम की बात पे। ठीक है, इतना अब हम लोग को ये पता चल गया कि ट्रन कमांड इसके बिहेवियर से हम लोग को ये पता चल गया कि ट्रन कमांड वल्नरेबल है, क्योंकि हम लोग ने ट्रन कमांड में जब एक थोड़े से ज्यादा से वो भेजे कैरेक्टर तो वो सर्वर को क्रैश कर दिया, अपने आप ही पॉज हुआ था, हम लोगों ने नहीं किया था। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस बटन को प्रेस करके और अब हम लोग आगे का ओके बिफोर मैं रिस्टार्ट करूं, अभी मैं इसको नो पे क्लिक करूं, मैं रिस्टार्ट करूं। जो एक चीज आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है जिसको मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं जो एक्सटेंडेड हमारा पॉइंटर है ये एक्स, तो इसमें आप देख सकते हो ट्रन लिखा है, उसके आगे ये कुछ लिखा है, एक फॉरवर्ड स्लैश लिखा है, एक डॉट लिखा है और ये कॉलन लिखा है, फिर से फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद जो हम लोगों ने ए भेजे वो दिख रहे हैं। हम लोगों ने ये नहीं भेजा था कैरेक्टर फॉरवर्ड स्लैश डॉट
कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, हम लोगों ने सिर्फ ए भेजे थे, लेकिन आप देख सकते हो कि टर्न कमांड क्या है कि स्पेस के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डॉट और ये 2 कॉलन और एक और फॉरवर्ड स्लैश अपने आप आ गया। तो वो इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग भेज रहे हैं कमांड वो अपने आप से ही इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अपना शेल कोड लिखेंगे तो जो शेल कोड हमारा ए है इसकी जगह हम लोग शेल कोड लिखेंगे, लेकिन आपको ये जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं बाइट्स, एक फॉरवर्ड स्लैश, एक डॉट और एक ये 2 मतलब एक ये कॉलन और एक और फॉरवर्ड स्लैश, ये आपको भी एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे ताकि जो आपका कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सके कि ये इसके बाद जो कोड आ रहा है वो एक आपको मतलब इनपुट में लेना है। ठीक है, तो ये आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसको हम लोग अभी इस पे वापस आएंगे जब शेल कोड लिखेंगे तो। ठीक है, इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ दोबारा से कट करके। अब मैं यस करके इसको रिस्टार्ट करता हूँ, देखते हैं अभी ये रिस्टार्ट हो गया। पॉज दिखा रहा है, मैं भी इसको प्ले करूंगा, उससे पहले मैं काली में देखता हूँ किस सिचुएशन पे थे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, फजिंग हम लोगों ने, अब हम लोग का काम है इसको फज करना। तो फज करने के लिए हम लोग सीधा एक्सप्लॉइट लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने आपके लिए एक्सप्लॉइट पहले से लिख रखा है, बस मैं आपको उसको पढ़ के समझाऊंगा कि एक्चुअली में हम लोगों ने किया क्या है। तो कैट आउट कर रहा मैं, कैट एक्सप्लॉइट डॉट पाई, ये रहा। तो ये मैंने लिख रखा है पाइथन में एक एक्सप्लॉइट। अब मैं आपको इसको रीड आउट करके बता रहा, तो ये आपको पता ही होगा कि एनवायरनमेंट पाथ बताता है कहाँ पे पाइथन आपका सेव है। लिनक्स में ये आपको लिखनी पड़ती है हैशबैंग फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश पाइथन। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे तो आपको आपके फंक्शन ही रिकॉग्नाइज होना बंद हो जाएगा। वो ये भी ये एरर थ्रो करेगा कि प्रिंट फंक्शन डिफाइन नहीं है, या फिर लाइक यही बोलेगा प्रिंट फंक्शन डिफाइन नहीं, क्योंकि बाकी सारे तो इन सिस मॉड्यूल और सॉकेट और टाइम मॉड्यूल के हैं, और जो एरर आएंगे फिर वो आपसे फिक्स नहीं होंगे। तो आपको ये पाथ देना जरूरी होता है। ये हैश है, ये बैंक साइन है, और ये फॉरवर्ड स्लैश यूजर फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश पाइथन उस जगह की लोकेशन है। और हम लोग 3 मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। पहला मॉड्यूल कर रहे हैं सिस मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल है सॉकेट मॉड्यूल, और तीसरा मॉड्यूल है टाइम मॉड्यूल। अभी मैं बताऊंगा ये तीनों हम लोगों ने क्यों किए थे। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है बफर, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग भेजेंगे a/100। ठीक है, अब a/100 करके भेजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो a कैरेक्टर है उसको हम लोग 100 टाइम्स कॉपी करके भेज रहे हैं। और ये भी लिखा है कि जब तक ट्रू हो तब तक हम लोगों को ये ट्राई .afinet socket.sockstream। इसका क्या मतलब है, हम लोग जो सॉकेट मॉड्यूल होता है उससे हम लोग सॉकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आईपी एड्रेस को जब हम लोग बाइंड करते हैं किसी पोर्ट के साथ तो हम लोग को कंबाइनली उसको सॉकेट बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला हम लोग प्रोटोकॉल बता रहे हैं कि IPv4 प्रोटोकॉल पे रन करना, और ये हम लोग सॉक स्ट्रीम में ये बता रहे हैं कि ये पोर्ट, ये यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा वो पोर्ट के लिए आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आईपी एड्रेस आएगा, तो IPv4 का आएगा इधर। अब नीचे देख सकते हैं, अब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके लिए इसका एक और फंक्शन होता है s.connect, जिससे ये कनेक्शन भेजता है। तो देख सकते हैं कि ये मैंने IPv4 टाइप का कनेक्शन बना रखा, यहाँ IPv4 एड्रेस डाल रखा है। इसका मतलब ये IPv4 पे काम करेगा, और यहाँ पे मैंने पोर्ट 9999 दे रखा है। ठीक है, और फिर s.send से ये फंक्शन सेंड करता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं सीधा बफर भेज सकता था a/100 वाली, लेकिन मैं उससे पहले ट्रन लिखा, उसके बाद मैंने फॉरवर्ड स्लैश डॉट लिखा, फिर से कॉलन लगाया, फिर एक और फॉरवर्ड, फिर उसको भी स्ट्रिंग के अंदर बंद किया, फिर बफर भेजा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां जब मैं सिर्फ ए भेज रहा था जेनेरिक सेंड टीसीपी से, क्योंकि जेनेरिक सेंड टीसीपी तो ऑटोमेटेड टूल है, उसने सब कुछ सिंक्रोनाइज कर लिया और सही से जैसे भेजना था वैसे भेजा। तो आपने वहां पे देखा कि वहां पे ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, डॉट है और कॉलन, ये फॉरवर्ड स्लैश अपने आप से ऐड हो गया। अब मुझे अपने, क्योंकि मैं अब मैनुअली भेज रहा हूँ, तो अब मेरी जो स्ट्रिंग है वो रिकॉग्नाइज हो सर्वर पे, उसके लिए मुझे ये एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। तो वो मैंने एडिशनली ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं s.close का यूज किया है और स्लीप किया है। मतलब मेरा जो
जो रन कर रहा है ये 1 सेकंड के लिए स्लीप हो जाए। तो इसी के लिए मैंने टाइम मॉड्यूल का यूज किया था। यहाँ पे जो मैंने 1 सेकंड का टाइम दे रखा है, 1 सेकंड के लिए स्लीप हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या किया है, बफर है जो हमारा वेरिएबल, उसको रीडिफाइन किया है कि जो बफर है, प्रीवियस बफर जो था उसमें 100 और ऐड कर दो और जब तक ये करते रहना, जब तक ये ट्रू रहता है। अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो नीचे का कोड बताना है कि हमारा फजिंग क्रैश हो गई है, और फिर इसके बाद ये भी बता देना हम लोग को कि किस पॉइंट पे क्रैश हुई है। तो लेंथ से हम लोग को पता चलेगा कि बफर का साइज क्या है, क्योंकि पहली बार जब रन होगा तो बफर का साइज सिर्फ 100 होगा, क्योंकि इनिशियली बफर 100 आई थी। एक बार रन हो गया, फिर से लूप में आया, बफर का साइज 200 हो गया। मान लो ये 400 पे आके क्रैश हुई, तो यहाँ पे बफर की लेंथ होगी, वो बता देगा कि 400 पे आके क्रैश हुआ। और क्योंकि हम लोग प्रिंट में हम लोगों ने इसको कास्ट कर दिया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ना क्योंकि लेंथ तो एक इंटीजर फॉर्मेट में आउटपुट आएगा, हम लोगों ने इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कास्ट कर दिया है, ताकि ये दोनों, जो पहली स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये अपने आप कॉन्केटिनेट हो जाए, हम लोग को दिमाग खर्चा ना करना पड़े। और उसके बाद sys.exit से हम लोग उसको एग्जिट करेंगे। जब एक्सेप्शन हो जाएगा ये प्रिंट करे, उसके बाद ये अपना जो है प्रोग्राम वो अपने आप एग्जिट हो जाए। तो ये हम लोग की जो फजिंग स्क्रिप्ट है ये तैयार हो चुकी है। आपको आई गेस समझ आ गया। कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर मैं इसको आपको रन करके दिखा दे रहा। अब मैं इसको chmod +x करना पड़ेगा आपको, तो मतलब इसके एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। जब आप उसको डायरेक्टली रिटर्न करोगे तो ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी। who is these guys? Gaurav and Vinayak. Okay. Only Vinayak. Vinayak, are you listening? हाँ बॉस। Do you want me to continue? हाँ बॉस कर दीजिए, बहुत लग तो What? रहा है। Hello? हाँ कंटिन्यू कर सकते। ओके ओके। सो हम लोग कहाँ पे थे? पाइथन की ये अपनी स्क्रिप्ट बनाई थी, ठीक है। अब हम लोग इसको रन करने वाले हैं। तो इसको रन करने के लिए मैंने chmod दे ही दिया। अब मैं सीधा इसको रन करूंगा। उसके लिए मैं पहले चेक कर लूं कि ह्यूमैनिटी हम लोग का ये प्रोग्राम पॉज है। उसको मैं एक बार रनिंग स्टेट में ले आऊं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रनिंग लिख के आ रहा है और ये रन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जेनेरिक सेंड टीसीपी ये जो भी लिख के आ रहा है, इसको मैं आगे करता हूँ। और क्योंकि वो टूल स्टार्ट होगा, डायरेक्टली रिकॉग्नाइज हो जा रहा है, तो ऐसे करके सेंड करना पड़ेगा मुझे। और stats.spk की जगह मुझे लिखना पड़ेगा trunk.spk। सॉरी वो तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं फजिंग कर रहा हूँ। तो फजिंग के लिए तो मेरे को सीधा एक्सप्लॉइट ही रन करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लिखा है exploit.py। तो मैं उसको सीधा रन करता हूँ। मैंने chmod कर ही दिया था। जैसे मैंने रन किया, ये बता रहा 100 बाइट पे क्रैश हो गया। तो 100 बाइट मतलब पहली वाली इटरेशन पे ही क्रैश हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये कनेक्शन इसने एक रिसीव किया था, फेल हो गया है, और यहाँ पे टर्मिनेटेड दिखा रहा है। तो लेट्स सी। ठीक है, फजिंग क्रैश हो गई है 100 बाइट पे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रन कमांड है वो एक तो वल्नरेबल है, और ऊपर से 100 बाइट पे ही क्रैश हुआ है। तो हम लोग चेक करते हैं इसको, आगे की एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं, जिससे कि हम लोग ये पता कर सकें कि एक्चुअली में गड़बड़ क्रैश हुआ है, तो कितना, मतलब कौन से पॉइंट पे क्रैश हुआ है। अब हम लोग को एग्जैक्ट जानना है। इसने अभी क्वालिटेटिवली बता दिया कि 100 पे हुआ है, लेकिन अभी हम लोग को करेक्टली जानना है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ, क्योंकि हम लोग को एक बाइट की एक्यूरेसी तक पहुंचना है, ताकि हम लोग EST, क्योंकि वो 4 बाइट की होती है, हम लोग उसको ओवरराइट कर पाए। ठीक है, तो हम लोगों ने उसको रिस्टार्ट कर दे रहा है, क्योंकि वो टर्मिनेट हो गया है। तो उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, मेरा क्या हुआ, ये प्रोग्राम एंट्री पॉइंट फाइल, इसको ये अटैच करते हैं। ठीक है, ये अटैच हो गया, ये पॉज है, इसको मैं रन कर दिया, ये रन हो गया। ये रहा, क्लियर किया मैंने इसको, ls किया। ठीक है, stats.spk trunk.spk मैंने एक्सप्लॉइट पहले ही लिख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग क्योंकि अब हम लोग को एक्यूरेटली पता करना है किस बाइट पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग अभी या तो ऐसा कर सकते हैं, अभी मैंने 100 भेजा था, इस बार मैं 99 भेजूं, फिर 98 भेजूं, ठीक है। अगर 98 भेजूं फिर उसके बाद 97 भेजूं, तो फिर वो एक पॉइंट पे आके मेरे को बताया कि लाइक ठीक है 98 पे जाके क्रैश हुआ, तो मुझे एक्यूरेटली पता चल जाएगा 98 पे हुआ। लेकिन हम लोग को नहीं पता ना कि एग्जैक्टली वो 98 पे ही होगा, और एक एक करके करने से अच्छा है कि इससे अच्छा एक और ऑप्टिमाइज मेथड चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रोसेस में भी काफी आगे के स्टेप्स भी बचे हुए करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटास्प्लॉइट में एक टूल आता है, हम लोग उसका यूज करेंगे, और उस टूल्स की मदद से हम लोग एक पहले पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए कमांड है यूजर शेयर मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, मतलब ये डायरेक्टरी है जिसमें वो पैटर्न क्रिएट का ऑप्शन रहता है। मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टूल्स एक्सप्लॉइट पैटर्न, और पैटर्न क्रिएट करेंगे, पैटर्न क्रिएट डॉट आरबी, ठीक है। लेंथ है 3000, गॉट इट। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखो मेरे को एक पैटर्न क्रिएट करके मिल गया राइट नाउ। अब मैं इसको जाके कर रहा हूँ कॉपी, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब मेरे को ये पेस्ट करना है, तो मैं कैट आउट कर रहा हूँ, सॉरी एलएस कर रहा हूँ, मैं एलएस में चेक करता हूँ। तो इसको भी मैंने एक फाइल में ऑलरेडी बना रखा था, उसको मैंने नाम दिया exploit1.py। तो मैं आपको कैट करके दिखा दूंगा exploit1.py, ताकि आप ये देख सकते हैं ऑफसेट मैंने 3000 का बनाया है, और आप देख सकते हो कि ये मैंने ऑफसेट पूरा सेट कर दिया है। अभी जो हम लोगों ने ये सॉकेट मॉड्यूल देख सकते हो, आपने बस एक ही बनाया है, और अभी सिर्फ एक ट्राई और एक्सेप्ट से काम नहीं बनता, क्योंकि काफी सारे गड़बड़ हो सकती है बीच में, ठीक है। तो उनको भी देखना पड़ता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, तो इसलिए कोई और एरर आया होगा बीच में कनेक्शन में, और ये क्या बोलते हैं, इसने बिना मतलब पूरा एक्यूरेटली बताने की वजह जो जिसपे सबसे पहले पैकेट पे क्रैश बता दिया। और ये आपको पता होगा कि अब क्योंकि हम लोग ऑफसेट डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग को वाइल ट्रू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बार में एक पूरा ऑफसेट ही वेरिएबल जो है वो भेजने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफसेट वेरिएबल जो कि हम लोग भेजने वाले हैं, तो वाइल ट्रू की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और आपको इसको ऑफसेट वेरिएबल के नाम से सेट कर दो, और इसको यहाँ पे ऐड कर दोगे ऑफसेट में। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, क्यों फॉरवर्ड स्लैश और ये कॉलन फॉरवर्ड स्लैश की जरूरत है, क्योंकि तभी हमारा जो वेरिएबल सेंड होगा वो डिफाइन मतलब वो कॉपी हो पाए, मतलब वो डिटेक्ट कर पा रहा है हम लोग को वल्नरेबल सर्वर में। एक बार ये चेक करो, वल्नरेबल सर्वर रन कर रहा है, थ्रेड कोड एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड, एग्जिट कोड 0, ठीक है। सर्वर रन कर रहा है, कनेक्शन लिसन कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन भी लिसन हो रही, तो ठीक। अब ये हम लोग का रन कर रहा है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं इसको सेंड करके देखता हूँ। मैंने एक्सप्लॉइट जो हम लोग का ऊपर वाला कोड है, इसको मैंने नाम दिया exploit1.py। तो मैं इस पे लिख देता हूँ exploit1.py। जब मैं इसको सेंड करूंगा, तो क्या बोलते हैं, जो हम लोग का कोड है वो जाएगा सर्वर के पास, और फिर देखते हैं क्या होता है। कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर, तो ये वाला एरर थ्रो कर दिया, कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर। लेकिन जो हमारा मेन काम था वो ये चेक करना था कि कौन से वेरिएबल है जिसने इसको EIP को रीराइट किया। तो देखते ये क्रैश हो गया, पॉज हो गया। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं अपना EIP, तो ये रहा हम लोग का EIP, ये है पैटर्न जिसने जाके रीराइट किया है हमारे EIP। जो हम लोग का रैंडम पैटर्न था वो देखो यहाँ पे स्टोर हुआ है, पहले तो होता रहा, फिर इसने सब कुछ ओवरराइट किया, इसने EIP ओवरराइट कर दिया, ठीक है। EIP जब ओवरराइट किया, तो उसमें इसने ये वाला पैटर्न लिख दिया 386F4337। अब हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्प्लॉइट में एक और टूल होता है जिसका नाम होता है पैटर्न ऑफसेट। उस टूल की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये वाला जो कोड है वो एग्जैक्टली कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो हम लोग अब मेटास्प्लॉइट के उस टूल पे जाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो टूल एग्जैक्टली कब शुरू हुआ था। तो मैं इसको करता हूँ क्लियर, ठीक है। और अब मैं मेटास्प्लॉइट का वो टूल शेयर कर दूं, तो यूजर शेयर, क्योंकि मैं ये सारी कमांड ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ, इसलिए गाली सजेस्ट कर दे रहा है। ये मैंने 3-4 दिन पहले गाली दोबारा डाउनलोड किया था, तो उसमें नए वाले में ये नया अपडेट आया है।
स्टार्टिंग में मेरे को काफी खराब लग रहा था, लेकिन ये काफी अच्छा फीचर ऐड किया है इन लोगों ने। तो हम लोग उसको पैटर्न क्रिएट के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए कमांड टाइप करनी है हम लोग को, पैटर्न ऑफसेट, राइट। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हम लोग लिखेंगे कोड उसके लिए बता देगा कि क्या था, क्योंकि मैंने ये सुबह प्रैक्टिस किया ही था ताकि फ्लो में एक बार में हो जाए, कोई एरर ना आए बार बार। तो आप देख सकते हो कि 386F4337 यही वाला बिल्कुल कोड, यही वाला ओवरराइट किया था, 386F4337। ओके, तो मैं इसको जैसे ही एंटर मारूंगा ये मेरे को बता देगा। तो एग्जैक्ट मैच बता रहा है कि ऑफसेट कहाँ पे हुआ, 2003 पे था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने पैटर्न भेजा, तो ये जो टर्म है 386F4337 2003 तक तो जिब्रिश कुछ भी लिखा था। जैसे ही 2004 आया तो ये हम लोग का कोड 2004 से स्टार्ट हुआ है, 2003 तक कुछ और लिखा था। तो हम लोग का पैटर्न जो मैच हुआ है वो ऑफसेट मैच हुआ 2000। तो ये इसका मतलब ये होता है, ये बताना कि इसके जस्ट बाद से शुरू हुआ है। जो हम तुमने पैटर्न का 38 होगा, 38 की पोजीशन होगी 2004, इसकी होगी 2005, 43 की होगी 2006 एंड 37 की होगी 2007। ठीक है, ये हो गया हम लोग का, सॉरी 2008 होगी, 4 बाइट्स का होता है। हम लोग को ये पता चल गया कि 2003 नंबर पे वो क्रैश कर रहा है। तो अब मैं चेक करता हूँ, इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। यस, एंट्री पॉइंट है, इसको मैं रिज्यूम कर दिया। ठीक है, ये परफेक्टली रनिंग कर रहा है। एलएस किया मैंने। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये न्यू फाइल डॉट सी, ठीक है। तो मेरे को ऑफसेट तो ये पता चलेगा कि जो हम लोग का 2000 के बाद वाला जो जस्ट डेटा है वो जाके हम लोग के ईआईपी को ओवरराइट कर रहा है। ईआईपी का आपको मतलब पता ही है कि एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है कि जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन आगे दोबारा से परफॉर्म करना है। जो हम जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है, वो जिसको कॉल किया वो फंक्शन जब एग्जीक्यूट पूरा हो जाए उसके जस्ट बाद कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने हैं उनको डिफाइन करता है। तो उसके लिए अब हम लोग, इतना मेरा काम पूरा हो गया। अब हम लोग आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो वो है ऑफसेट के बाद हम लोग दोबारा से एक स्क्रिप्ट अपडेट करेंगे अपनी, उसको मैंने नाम दे रखा है पाइथन सॉरी एक्सप्लॉइट 2.py। तो मैं उसको कैट आउट करके आपको समझा दे रहा है कि मैंने इसमें क्या लिखा है। अब देख सकते हो कि इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने यूजर बिन वो सब कुछ सेम है, इंपोर्ट से सॉकेट टाइम मॉड्यूल भी किया है, ठीक है, शेल कोड भी लिखा है। शेल कोड में मैंने क्या किया है, इस बार मैंने जो ऑफसेट लिखा था उसकी जगह मैंने क्या किया कि a इंटू 2003 किया और फिर b किया है b इंटू 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पहले तो जो 2003 थे जो कि हम लोग के EAX में जा रहे थे वो तो ठीक है, सेफली EAX में जाएं, लेकिन जो हम लोग के 4 थे बाकी बचे हुए क्या बोलते हैं 4 के B के 4 बाइट्स, वो हम लोग के जाने चाहिए क्या बोलते हैं EIP में। ओके, सो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ये मैं क्यों आप सोच रहे हैं कि ये जरूरत क्या थी इसको करने, इसकी जरूरत ये थी कि प्रूफ करने के लिए कि सीरियसली 2003 पर मैच हो ही रहा है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जब पैटर्न क्रिएट करके सेंड करते हैं तो कुछ रैंडम फ्लक्चुएशन हमेशा रहती है एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। तो कभी कभार 2003 ऑफसेट तुम्हारा आ भी जाए फिर भी मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार ऐसा होता है कि वो 2003 पे नहीं होता। तो हम लोग इस बी वाले वेरिएबल को सेंड करके वेरीफाई करने वाले हैं कि हाँ एग्जैक्टली है। इस बार जो हम लोगों को पता चला है 2003 वो एग्जैक्टली है। और वो कैसे पता चलेगा, अगर ये जो बी के करस्पॉन्डिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मींस एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू EIP में एस की वैल्यू बी की आएगी और बी की एस की वैल्यू होती है 42। तो अगर हम लोग के EIP की वैल्यू में 42 42 42 42 लिख जाए, इसका मतलब ये शेल कोड सही जगह किया है और हम लोग का इंस्ट्रक्शन पॉइंटर
मतलब हम लोग जो ऑफसेट ढूंढा था वो बिल्कुल सही ढूंढा था। ठीक है, तो इसको मैं chmod भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं इसको अब सीधा रन करके आपको दिखाऊंगा exploit2.py। और मैं आपको इधर भी दिखा दे रहा है कि यहाँ पे अभी सब कुछ करेक्ट है, EIP कुछ लिखा हुआ है और EX में भी कोई डेटा नहीं है और हमारा ये रन कर रहा है। तो अब मैं एक बार जैसे इसको मैं सेंड करूंगा ये क्रैश हो गया। अब देखते हैं ये मशीन इधर भी क्रैश हो गई और ये देखते हैं, ये देखिए अब 424242 से ओवर रिटर्न हो गया। इसका मतलब जो हम लोगों ने 2003 का ढूंढा था ऑफसेट वो बिल्कुल करेक्ट था और EIP ओवर रिटर्न हो रही है। अब हम लोग का काम है कि EIP को उस जगह पे कोड को जंप मतलब उस जगह पर मूव का उस एड्रेस का मतलब जो हमारा मैलिशियस कोड की स्टार्टिंग है उसका एड्रेस पुट करना है EIP में, ताकि जो हम लोग का मैलिशियस कोड है वो मेमोरी में इंजेक्ट होके हम लोग को कनेक्शन दे सके। ठीक है, तो अब हम लोग को ये पैटर्न ऑफसेट पता ही चल गया, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब उससे पहले वैसे तो एक और चीज होती है जिसको कहते हैं बैड कैरेक्टर फाइंड करना, लेकिन क्योंकि वल्नरेबल सर्वर बहुत इजी लोगों के लिए बनाया गया तो इसमें कोई बैड कैरेक्टर है नहीं, तो मैं इसको अभी तो शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट इन केस आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप पूछ लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। बहुत इजी है, यही वाली पाइथन फाइल में बस आपको ऑफसेट जो मैंने 1.py लिखी थी उसमें ऑफसेट की जगह आपको बैड कैरेक्टर फिल करने होते हैं और सेंड करने होते हैं। फिलहाल इसमें ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि वल्नरेबल सर्वर डिफाइन ऐसे किया है कि कोई बैड कैरेक्टर ना हो एक्सेप्ट X00। वो आप किसी भी मशीन में चेक करेंगे वो ऑलमोस्ट 99% मशीन्स में बैड कैरेक्टर्स ही होता है। और X90 तो फिलहाल काउंटिंग में आया नहीं क्योंकि हम लोग FF तक ही जाते हैं, लेकिन X90 का मतलब होता है नो ऑपरेशन, तो जनरली वो भी क्या बोलते हैं हम लोग के लिए ज्यादातर तो वो बैड कैरेक्टर नहीं होता है। और अपने वल्नरेबल सर्वर के केस में भी वो बैड कैरेक्टर नहीं है, तो हम लोग के वल्नरेबल सर्वर के केस में सिर्फ बैड कैरेक्टर है X00। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और शेल कोड लिखेंगे मेटास्प्लॉइट की मदद से जिसको हम लोग मेमोरी में इंजेक्ट कर सके, ताकि हम लोग क्या बोलते हैं EIP को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट लिखने के लिए उससे पहले हम लोग को करेक्ट मॉड्यूल ढूंढना पड़ेगा, क्या बोलते हैं जो हमारा जो फंक्शन जो हम लोग का मतलब वल्नरेबल सर्वर जो रन कर रहा है, तो उसको मैं एक बार डिटैच या रिस्टार्ट ही करता हूँ सीधा डिटैच करने की बजाय। ये रहा, मैं इसको कर रहा हूँ रिस्टार्ट। ठीक है, इसको मैं रीरन कर रहा हूँ, इसको मैंने रीरन किया। ठीक है, इसको मैंने तो अब जो मैंने मोना मॉड्यूल इंस्टॉल किया था ना, मोना मॉड्यूल क्या कर रहा है, जो हम लोग का इम्यूनिटी में हम लोग कुछ पाइथन मतलब कुछ कमांड दे सकते हैं जो मोना मॉड्यूल ने ऑलरेडी मोना.py ने ऑलरेडी डिफाइन की थी। उसमें जो सबसे पहली कमांड है मोना.मॉड्यूल, तो इस ये कमांड क्या करती है, जो अभी प्रोग्राम जिस रन हो रहा है उसके रिलेटेड मॉड्यूल सर्च करके ढूंढ देती है। तो मैं अभी एंटर प्रेस करूंगा और ये कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेट मी सी, मुझे लगता था सिस्टम थोड़ा सा हैंग हुआ है, 1 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं उनको सर्च करके दिखा देगा। तो देखते हैं ये कितना टाइम लेगा। फिलहाल तो हैंग कर रहा है। तो देख सकते हैं कि इसने सर्च कर दिए। तो अब मैं चेक करता हूँ, ये सही जगह पे लैंड नहीं किया इसने, मेरे को मॉड्यूल्स की जगह ये काफी गलत जगह कोड्स पहुंचा दिए। सो मैं थोड़ा स्क्रॉल अप करके ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मॉड्यूल्स में एक लिस्ट टाइप की बनी होती है, मतलब मैं भी आपको लिस्ट दिखेगी तो आपको कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मेरे को दिखेगी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको ढूंढने में कोई इशू नहीं आएगा। तो मोना डॉट ओके, स्पेलिंग मिस्टेक थी, मोना डॉट मॉड्यूल्स होगी। स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा इसको। लेट मी चेक। आपको कोई लिस्ट दिखी है अभी तक स्क्रॉलिंग में? मुझे तो अभी तक दिख नहीं रही है, मतलब लिस्ट नहीं, टेबल टाइप की एक बनी होगी। तो उस टेबल में जो हम लोग वल्नरेबल सर्वर रन कर रहे हैं उससे रिलेटेड मॉड्यूल शो होंगे।
तो लेट मी चेक इसमें कोई मॉड्यूल मिलता है। आई कैन टाइप पॉइंट वन, कीप स्क्रॉलिंग। No, this is bad. We came to the bottom and okay. Man, it was at the bottom और पूरा स्क्रॉल कर गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो नॉट मोना डॉट मॉड्यूल की कमांड जब टाइप कर रहे हैं तो हम लोग को ये आउटपुट मिलेगा। और आप देख सकते हो कि रीबेस, सेफ एससीएच, एएसएलआर, एनएक्स कॉम्पैक्ट और ओएसडीएलएल, ये 5 टाइप, 1 2 3 4 5 टाइप के मेमोरी प्रोटेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ये सारे ही फॉल्स हैं। सेफ एससीएच भी फॉल्स है, एएसएलआर भी फॉल्स है, एनएक्स कॉम्पैक्ट भी फॉल्स है, ओएसडीएलएल भी फॉल्स है। तो ये वाला, और ये किससे अटैच है? हम लोग को जो मॉड्यूल चाहिए, जो हम लोग प्रोग्राम में मतलब वनरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, उसी में ही कोई एक डीएलएल ऐसी मिल जाए जिसमें ये सारे प्रोटेक्शन ऑन हो, मतलब सॉरी ऑफ हो। तो ये मतलब काइंडली हम लोग को एक मिल भी गई है, ESSFunc.dll है नाम, और ये हम लोग के वल्नरेबल सर्वर मास्टर जो हम लोग रन कर रहे हैं उसी में ही प्रेजेंट है। तो बस हम लोग का काम हो गया, हम लोग को करेक्ट मॉड्यूल मिल गया जिसकी मदद से हम लोग अब अपना ओवरफ्लो अटैक कर सकते हैं। तो ये पहले तो हम लोग को मॉड्यूल ढूंढना पड़ता है, और जो हम लोग को प्रोटेक्शन सेटिंग ऑफ हो वो मॉड्यूल उसी का होना चाहिए जो ऐप वल्नरेबल है, उसी के मॉड्यूल हमको चाहिए होते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग का ये काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को जंप कमांड ढूंढनी है इस वाले मॉड्यूल में। तो जंप कमांड ढूंढने का फायदा क्या होता है? जंप कमांड ढूंढने से ऐसा होता है कि जब हम लोग का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो जंप कमांड हिट करता है तो वो किसी और जगह पे पॉइंट करता है। उस जगह पे हम लोग अपना मैलिशियस कोड पेस्ट करने वाले हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही जंप कमांड ट्रिगर होगी, जब प्रोग्राम में वो जंप कमांड ट्रिगर होगी, तो हम लोग का प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होगा। उस जगह पे हम लोग का मैलिशियस कोड पेस्ट होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग को जंप कमांड ढूंढनी है ESSFunc.dll में कि एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं। तो हम लोग वो मेमोरी एड्रेसेस ढूंढने हैं जहाँ से जंप कमांड ट्रिगर होके पहुंचेगी। तो सर्च कर लेते हैं मोना find -s double quote this xff xef xe4 double quote -m ESSFunc.dll। तो इस कमांड का मतलब क्या होता है? हम लोग को स्ट्रिंग फाइंड करनी है, ये वाली xff xe4, ठीक है, और मॉड्यूल कौन सा है? ESSFunc.dll, इसमें मेरे को ढूंढनी है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये मेरे को कैसे पता चला? तो आप गूगल कर सकते हैं कि जंप EST के लिए हम लोग का हेक्साडेसिमल कोड क्या है सॉरी, हेक्साडेसिमल कोड क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि XFF XE4 है। और जस्ट इन केस आपको नहीं भी मिलता है तो एक शायद काली में एक टूल आता है नाजम शेल करके, वो क्या है? असेंबली लैंग्वेज का कंपाइल का और असेंबली लैंग्वेज एडिटर का काम करता है। तो आप उसमें भी ये सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, बेटर आइडिया है क्योंकि ये बहुत इजी है, तुरंत मिल जाएगा। आप इसको गूगल करना जंप EST के करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कोड क्या है, और आपको ये अपने आप मिल जाएगा कि आपको मिलेगा FFE4 होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग मोना मॉड्यूल में काम कर रहे हैं और हम लोग को उसको समझाना भी है कि एग्जैक्टली FF क्या है, E4 क्या है, बिना कुछ बताए उसको नहीं पता चलता, इसलिए हम लोगों ने उसके आगे X लगा रखा है। X शो करता है हेक्साडेसिमल है, और सिमिलरली इधर X शो कर रहा है हेक्साडेसिमल, और इन कॉलम मतलब ये बैकवर्ड स्लैश लगा रखे, इससे ये डिफाइन करने का मॉड्यूल को समझा रहा है कि ये FF एक है और ये दूसरा वाला EF दूसरा बाइट है। ठीक है, इतना हो गया। हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, और एंटर प्रेस करने पे मॉड्यूल इन्फो ढूंढ रहा है और इसको कुछ मिला है। तो इसको क्या मिला है अभी? ठीक है, ये देखो, ये इसको
जंप एड्रेस मिल गए, हाँ ठीक है, ये देखो ये इसको जंप एड्रेस मिले हैं, आप देख पा रहे होंगे अगर, तो यहाँ इसको जंप एड्रेस मिला है, पहला एड्रेस मिला है 625011 AF, ठीक है, तो ये हम लोग को काम का लग रहा है। दूसरा इसको मिला 11BB और इसको एक C7 मिला है, ठीक है, D3 का मिला है, एक DF का मिला है, एक EB का मिला है। तो सबसे पहला जो सजेशन होता है जो टॉप वाला है हम लोग उसी को यूज करेंगे। इसका मतलब जब कमांड जंप होके ये इस एड्रेस पे पहुंचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग शेल कोड में क्या करेंगे, जो EIP हम लोग ओवरराइट कर रहे थे BB से, वो हम लोग अब ओवरराइट करेंगे ये जो कोड आया है 625011 AF, मतलब पॉइंटिंग एड्रेस। तो पहुंचते हैं हम लोग अपनी स्क्रिप्ट में। इस स्क्रिप्ट को मैंने नेम दे रखा होगा 3.py। तो ls करता हूं मैं इसको और कैट आउट कर देता हूं exploit 3.py। No, it should be exploit 4.py then। देखिए आप देख सकते हो कि ये मैंने एड्रेस लिख रखा है, एड्रेस था 0x625011 AF, लेकिन मैंने इसको उल्टा दे रखा है। इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग का कंप्यूटर है विंडोज का और जो लिनक्स का है, ये सारे कंप्यूटर्स एक फॉर्मेट आर्किटेक्चर होता है, उसको मैं लिटिल एंडियन नाम का एक प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं। उसका मतलब ये था कि जो हाईएस्ट बाइट का ऑर्डर है जो लो ऑर्डर प्लेस है वैल्यू उस पे लो एड्रेस पे जाएगी, मतलब जो जिसकी प्लेस वैल्यू लो है वो लो एड्रेस पे जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको इमेज में बताया था कि ये जो है क्या बोलते हैं हाईएस्ट एड्रेस होता है, ये लोएस्ट एड्रेस होता है। तो इसका मतलब जिसकी प्लेस वैल्यू लो है वो लोएस्ट एड्रेस पे जाएगी। तो इस और लेकिन क्योंकि कमांड तो हम लोग की रीड होगी लेफ्ट टू राइट, मतलब कमांड जा रही होगी ऐसे, तो अगर ये पहले आएगी तो ये ऊपर वाले पे जाएगी, फिर उसके बाद x11 यहाँ पे जाती, ठीक है, और x50 यहाँ पे जाती। लेकिन हम लोग को इसका बिल्कुल उल्टा करना है। हम लोग को चाहिए क्योंकि जब पॉप आउट होगी हम लोग की मेमोरी, तो जो लास्ट वाला एड्रेस है सबसे पहले वो पॉप आउट होगा। तो अगर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करके दिखाता हूँ कि कैसे ये एड्रेस करेक्ट पॉप आउट होगा, लिटिल जो हम लोग का कंप्यूटर लिटिल एंडियन फॉर्मेट यूज करता है उसके बावजूद भी। तो ये XFF सबसे पहले करेगा, तो XFF सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद X11 आएगा, तो मान लो यहाँ पे X11 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद X50 आया तो X50 यहाँ पे आ गया। उसके बाद X62 यहाँ पे एड्रेस एंटर हुआ, X62 यहाँ पे हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया था स्टैक में लास्ट इन जो होता है वही फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट में इन X62 गया, तो जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो सबसे पहले X62 बाहर आएगा। तो अगर X62 बाहर आया तो हम लोग को जो एड्रेस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए 62, ठीक है। आपको X62 सबसे पहले मिलेगा, फिर उसके बाद क्योंकि उसके जस्ट ऊपर 50 था तो हम लोग को 50 मिलेगा, उसके ऊपर 11 था तो हम लोग को 11 मिलेगा, फिर AF मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मेरे को वही करेक्ट एड्रेस मिल गया जो हम लोग को मिलना चाहिए था। और अब आपको ये भी समझ आया क्यों हम लोगों ने इसको उल्टा लिखा, क्योंकि ये लिटिल एंडियन फॉर्मेट में जो लो प्लेस वैल्यू की एड्रेस की वैल्यू है वो लो एड्रेस पे जाती है। और क्योंकि हम लोग को चाहिए उसी एक्यूरेट एड्रेस चाहिए, उसको इस बात से मतलब नहीं कि तुम लिटिल एंडियन फॉर्मेट कर रहे हो कि मतलब बिग एंडियन कर रहे हो कि बाई एंडियन कर रहे हो, 3 टाइप के और होते हैं, ठीक है। तो बिग एंडियन मैक ओएस यूज करते हैं जनरली, और बाई एंडियन काफी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बाई एंडियन करते हो। लिटिल एंडियन तो काफी सारे हैं, लाइक सोलैरिस है, अपना लिनक्स है, अपना विंडोज है, ये सारे ही जिन आर्किटेक्चर पे चलते हैं वो सभी लिटिल एंडियन फॉर्मेट पे चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चलेगा कि अगर मैं इसको रिवर्स में लिखूंगा तो हम लोग को करेक्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो ये अपना इतना काम तो ठीक है पूरा, और बाकी अभी शेल कोड में कोई चेंज करना नहीं है, यहाँ पे शेल कोड ऐड है। अब हम लोग का काम बस इतना है ये प्रूफ करना कि इस वाले जो हम लोगों ने एड्रेस लिखा है उससे जंप होके जो हम लोगों ने एड्रेस दिया वहां तक पहुंच रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट इस जगह पे ऐड कर दे रहा है, ये शो करने के लिए, बस इतना शो करने के लिए कि जब हम लोग
का शेल कोड ये जब मतलब एक्सप्लॉइट रन होगा वो जंप करके उसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहां पे पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, मोना मॉड्यूल का काम तो मेरा खत्म हो गया, मैं व्यू करता हूँ, सीधा सीपीयू पे पहुंचता हूँ। ये मैं सीपीयू पे आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे इस वाली बटन से हम लोग एक्सप्रेशन ढूंढ सकते हैं। तो ये देखो मेरे पे पहले से लिखा है 625011AF। मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। मैं उस वाले FFE4 आप देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली यही था जो मेरे को चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँ तो इस पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ ब्रेक पॉइंट का, कि जब ये हम लोग का प्रोग्राम रन हो रहा होगा सारे कोड रन होंगे, लेकिन जैसे EIP पे पहुंचेगा हमारा एड्रेस जो मैंने इसमें फिल किया है वो एड्रेस जंप होके आएगा यहाँ पे। ठीक है, 625011AF में, और इस पे जाके हमारा प्रोग्राम जो है वो जाके पॉज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हुआ है। तो इससे हम लोग को पता है, बस इतना कंफर्म हो जाए कि जो हम लोगों ने एड्रेस दिया है वो जंप ESP वाला ही है। तो बस इतना ही हम लोग को अभी कंफर्म करना है। इसके बाद हम लोग फाइनल शेल कोड लिख के इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो पहुंचते हैं अपने मॉड्यूल में। ये हम लोग, मैं इसको chmod ऑलरेडी कर ही चुका था, तो अब फिलहाल इसको बस रन करना है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, और मैं उधर भी चेक कर लूँ कि वो रनिंग मोड पे है। ठीक है, वो रनिंग मोड पे है, कनेक्शन लिसन कर रहा है, बस परफेक्ट है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखा ये क्रैश हो गया, उधर भी पॉज हो गया होगा, ब्रेक पॉइंट है, ये सब परफेक्ट। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये बता रहा है कि ESSFunk.625011AF है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग का जो ये एड्रेस है ये जंप एड्रेस ही है, और इस पे आके हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया था, तो ये आराम से रुक भी गया। ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट है। अब अब फाइनल टाइम आ गया जब हम लोग अपना पूरा एक एक्सप्लॉइट लिखेंगे और इससे पूरा कनेक्शन रिसीव करेंगे। तो फिर से मैं उसको एक बार रिस्टार्ट कर रहा हूँ, और रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, इसको रनिंग स्टेट में ले आया, रनिंग करने लगा, परफेक्ट। अब मैं लिखूंगा शेल कोड, अपना फाइनल वाला शेल कोड। तो मैंने एड्रेस तो बता ही दिया था, अब हम लोग को फाइनल शेल कोड लिखने का टाइम आ गया। तो अपना मैंने फाइनल शेल कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस आपको उसको समझाता हूँ कि उसका काम क्या है। उसको मैंने नाम दिया है exploit5.py, आगे एक्सटेंड कर दिया, gedit पे ये मेरा ओपन हो गया। तो मैं पहले आपको ये दिखा दे रहा कि मैं शेल कोड कहाँ से मिला। तो इसके लिए मैं अपना टर्मिनल कर लूँ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, साइज बड़ा कर दूँ। तो इस शेल कोड को जनरेट करने के लिए मैंने टूल्स का यूज किया है। आप ये देख सकते होंगे कि ये हेक्साडेसिमल कोड्स में कुछ बहुत लिखा हुआ है, जिब्रिश जो हम लोग की समझ से बाहर है। तो ये गुफलिगू क्या लिखा हुआ है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं MSF वेनम से मैंने इसको जनरेट किया था। ठीक है, और माइनस पेलोड, उसके बाद पेलोड मैंने यूज किया है विंडोज का शेल रिवर्स TCP। अब आपको लग रहा हो कि मेरे को पता कैसे चला, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको टर्मिनल को क्या करता हूँ, वर्टिकली ओपन और करता हूँ एक जगह पे। इसमें मैं पहले MSF कंसोल खोलता हूँ। ठीक है, तो MSF कंसोल में हम लोग सर्च कर सकते हैं एक्सप्लॉइट टाइप, सॉरी पेलोड टाइप करेंगे हम लोग। अब एक बार इसको MSF कंसोल को ओपन हो जाने दो। ठीक है, यहाँ हम लोग टाइप कर सकते हैं SEARCH सर्च एक्सप्लॉइट, सर्च टाइप एक्सप्लॉइट, सॉरी पेलोड, P फॉर पे, क्योंकि ये पेलोड है, एक्सप्लॉइट नहीं है। एक्सप्लॉइट तो मेथड होता है पेलोड को सेंड करने का, और अभी हम लोग को क्योंकि कनेक्शन चाहिए तो इसलिए हम लोग को पेलोड चाहिए जो सच में मैलिशियस काम करता हो। तो हम लोग को सर्च करना है पेलोड, मतलब टाइप बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, लेट मी, अब आपको शायद बड़ा दिख रहा हो। मैंने टाइप किया सर्च टाइप पेलोड, और पेलोड के बाद मैंने टाइप किया है यहाँ पे विंडोज का, मेरे को क्योंकि मैं विंडोज को कर रहा हूँ तो मैं विंडोज यहाँ पे टाइप कर दूँ, और आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने 271 रिजल्ट आ गए। ठीक है, अब इनमें से आप सोच रहे, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं रेटिंग। वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें काफी सारे हैं, जैसे कि विंडोज का मेटाप्रेटर है, और विंडोज में, लेकिन मैंने जो यूज, आप इसको सर्च करेंगे तो आप इसमें ढूंढ पाएंगे। विंडोज में इसको और थोड़ा एक्यूरेट सर्च कर दे रहा,
विंडोज है, उसके बाद हम लोग को चाहिए क्या, शेल चाहिए, ठीक है, और वो भी रिवर्स का। तो रिवर्स शेल में क्या होता है कि हम लोग को जो विक्टिम मशीन है वो हम लोग की मशीन से वापस होके कनेक्ट होती है। तो आप देख सकते हो कि ये देखो हम लोग को दिखा दिया कि विंडोज है और शेल है, रिवर्स टीसीपी चाहिए। तो इससे हम लोग को एक मेलिशियस मतलब एमएसएफ वीनम की मदद से अब हम लोग इसको जनरेट करेंगे। एमएसएफ कंसोल खोलने का बस सिग्निफिकेंस इतना था कि हम लोग को पेलोड सर्च करने थे कौन सा यूज कर रहा है। मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि ये वाला रिवर्स टीसीपी का सेल काफी सही काम करता है। आपको ये नहीं, आपका मन मान लो दूसरा कोई यूज करेंगे तो आप मेटाप्रेटर का रिवर्स टीसीपी कर सकते थे। इसके अलावा और कोई आप ना ही यूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उससे कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता। या तो आप ये यूज करेंगे शेल रिवर्स टीसीपी, या फिर यहाँ पे लिख के आएगा मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी। दोनों में से कोई भी यूज कर लेना, दोनों ही परफेक्ट हैं। अब बात आती है कि ये तो ठीक है, यहाँ तक मैं -p से t लिख दिया, विंडोज शेल मेटाप्रेटर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे को ये कहाँ से पता चले एल होस्ट लिखना है और एल पोर्ट लिखना है, ये कहाँ से पता चले? तो एक ऑप्शन होता है एमएसएफ बीनम में, लिस्ट डैश ऑप्शंस। थोड़ी सी देर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि कौन कौन से ऑप्शंस इसमें फिल करने हैं। मैं ऊपर वाली सारी विंडोज कोलैप्स कर दे रहा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दे रहा और इसको रीटाइप कर दे रहा। मुझे लगता है थोड़ा छोटा साइज करूं तो शो कर देगा। लेट्स वेट। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये बता रहा है, डिटेल भी बता दी, इसका टोटल साइज 324 है और ये x86 आर्किटेक्चर के लिए बना है, रैंक इसकी नॉर्मल है। और ये उस डेवलपर का एड्रेस भी दे दिया, जीमेल एड्रेस जिसने बनाया है इसको, ठीक है। और exit.func.dll ये हम लोग को फिल करना पड़ेगा, ये हम लोग को फिल करना पड़ेगा। मतलब इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन कौन सी वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है। तो यस लिखा है, इसका मतलब हम लोग को फिल करना पड़ेगा। और ये क्या क्या एक्सेप्ट कर सकता है, थ्रेड एक्सेप्ट कर सकता है, ये प्रोसेस एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर नन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अभी हम लोग इसको फिल करेंगे। हम लोग इसमें थ्रेड का यूज करेंगे, जब जैसे हम लोग का थ्रेड एग्जिट हो जाए हमारा फंक्शन भी एग्जिट हो जाए, ठीक है। इसके बाद एल पोर्ट आपको भरना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। अभी भरा भी नहीं है तो आपको भरना ही पड़ेगा। और वैसे तो अभी ये भरा हुआ है प्रोसेस, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट प्रोसेस से होता है, हम लोग इसको थ्रेड पे शिफ्ट करेंगे। एलपोर्ट ट्रिप मतलब सॉरी 4444 है, इसको हम बाय डिफॉल्ट यही रहने देंगे। और ये डिफॉल्ट मतलब ये बेसिक ऑप्शन है और इसको भी भरना कंपलसरी है। बाकी ऑप्शन में यस में एक ये ऑप्शन है और ये करंट सेटिंग फॉल्स है, इसको हम लोग डिफॉल्ट में जो है वही रहने देंगे। सिमिलरली इसको भी भरना कंपलसरी है। ये अभी भी फेल हो रखी है अपने आप से, ये भी भरना कंपलसरी है, ये भी फेल है अपने आप से। दैट्स इट। तो अभी फिलहाल हम लोग को एक ये ऑप्शन चेंज करना है और एक ये ऑप्शन चेंज करना है। गॉट इट। सो अब हम लोग पहुंचते हैं ऊपर। पहले तो शेल कोड ही जनरेट करके दिखाते हैं आपको। उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे एमएसएफ वीनम विंडोज टीसीपी। इस बार लिस्ट ऑप्शंस की जगह हम लोग टाइप करेंगे जो हम लोगों ने वहां देखे थे, उनका नाम क्या था, एलपोर्ट 444, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे एल होस्ट सॉरी एल होस्ट इक्वल टू 192.168.43.109, ठीक है। एंड उसके बाद एग्जिट फंक ये भी हम लोग को फिल करना था। इसको हम लोग सेट कर रहे हैं थ्रेड, जैसे ही थ्रेड हम लोग का एग्जिट तो हम लोग का फंक्शन एग्जिट हो जाए। माइनस फॉर्मेट क्या टाइप करना था, सी जैसे 239 था। इट विल बी 109। इधर हम लोग अपनी मशीन का एड्रेस पुट करते, तो मेरी मशीन का एड्रेस 109 है। मैं वो भी आपको दिखा दे रहा, टर्मिनल वर्टिकल में स्प्लिट किया, IPIF कॉन्फ़िग टाइप किया, तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी मशीन का एड्रेस 192.168.43.109। तो एल होस्ट मेरी मशीन का IP एड्रेस डाला जाएगा, इसलिए मैंने ये टाइप किया है, ठीक है। थ्रेड हो गया, ओके कोलैप्स कर देते हैं इसको। फंक्शन का थ्रेड
और -FC हो गया। और उसके बाद इसका मतलब ये क्या फॉर्मेट कौन सा चाहिए, तो मैंने इसको C फॉर्मेट दे दिया। आप रॉ फॉर्मेट भी दे सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल C फॉर्मेट देना। जब हम लोग वेबसाइट हैक करते हैं उसके लिए जब शेल कोड जनरेट करते हैं तो हम जनरली रॉ फॉर्मेट देते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को क्योंकि विंडोज मशीन पे करवाना है इसलिए हम लोग इसको C वाला दे रहे हैं। अब x86 लिखेंगे -D, ठीक है। तो सी मैंने लिख दिया। -A से हम लोग आर्किटेक्चर लिखते हैं, तो हम लोग को क्योंकि 32 बिट के लिए करना है तो हम लोगों ने इसको x86 दिया है। और -B से हम लोग लिखेंगे बैड कैरेक्टर। बैड कैरेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके बता दिए थे कि सिर्फ X00 ही हमारे केस में बैड कैरेक्टर है। इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग की कमांड लिख गई है, इसको मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा हम लोग का शेल कोड मिल जाएगा। देख सकते हैं ये हम लोग को शेल कोड मिल गया, राइट। मैंने यही वाला शेल कोड उठा के पेस्ट किया है। आप देख सकते हो कि ये देखो XBD X86 यही वाला यहाँ पे लिखा है XBD X, वेट अ मिनट, कुछ चेंज हुआ है। L पोर्ट, L होस्ट, एग्जिट फ्रॉम, ओके नो प्रॉब्लम। तो इस बार हम लोग इस वाले शेल कोड को कॉपी करके उधर पेस्ट करते हैं। मैं एक बार ये देख लूं कि सारी कंडीशन ठीक है। विंडोज -P विंडोज शेल रिवर्स TCP, L पोर्ट इक्वल टू 4444, L होस्ट इक्वल टू 192.168.43.109, एग्जिट फंक्शन we need on thread -F पर C चाहिए, we need architecture x86 and bad character word 00, okay X00, perfect, I guess everything is correct। okay, तो ये शेल कोड भी करेक्ट होगा, तो फिर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। एक बार शेल कोड टाइप करने के बाद दोबारा से कमांड चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है हम लोग का शेल कोड ही गलत होता है और फिर हम लोग चेक करते हैं कि कहीं सॉकेट मॉड्यूल में कोई गड़बड़ तो नहीं है। मतलब हम लोग की में पोर्ट फॉरवर्डिंग ऐड है नेटवर्क्स में, और फिर गुस्सा चढ़ता है कि मतलब कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, सब कुछ तो सही किया है। तो इसलिए सबसे ज्यादातर गलती होती है हम लोग शेल कोड में, या तो जो टाइप करना होता है IP एड्रेस होस्ट का, कभी कभार हम लोग विंडोज मशीन का कर देते हैं। मेरे साथ तो हर बार यही मिस्टेक होती है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रीचेक कर रहा हूँ। मैंने उधर से कॉपी किया है, मैं इधर आके पेस्ट कर दे रहा, Ctrl+V, आई गेस करेक्ट पेस्ट हुआ होगा। नो, Ctrl+Z करता हूँ, मैंने गलत पेस्ट कर दिया। Ctrl+Z, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया Ctrl+V, अब आई गेस करेक्ट पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो कोड हमारा शुरू कहाँ से होता है, XBD से X81 से लेके X30 तक। ये कोड कॉपी तो किया था, Ctrl+C, फिर से पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये पेस्ट आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। Ctrl+V, XBD X81, आई गेस अब करेक्ट पेस्ट हुआ है X30 का, अब ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दे रहा, ठीक है। अब मैंने इसको एक वेरिएबल दिया अवर एक्सप्लॉइट कोड, ये हम लोग का शेल कोड है, इसको मैंने ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पे एडिशनल 32 बिट की पैडिंग और ऐड किया। तो मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्यों मैंने पैडिंग ऐड की है। तो इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और ये रही मेरी वो इमेज जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जनरली क्या होता है, जो हम लोग का रिटर्न एड्रेस है वो जंप स्टेटमेंट से वापस जाता है, हम लोग का मैलिशियस कोड उसके जस्ट बाद आएगा। अब मान लो जो हम लोग का रिटर्न मैलिशियस कोड है वो किसी रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से थोड़ा सा ऊपर जाके जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसकी वजह न जाके थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। तो ऐसे में तो हम लोग का शेल, लेकिन हम लोग को रिटर्न एग्जैक्ट एक्यूरेटली चाहिए हो मैलिशियस कोड स्टार्ट हो। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग को प्रॉब्लम होगी, हम लोग का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग नो स्लेज का यूज करते हैं, जिसको मैंने पैडिंग जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने 32 बिट की यूज की है, gedit वाली कहाँ गई, आप यहाँ देख जो मैंने 32 X90 का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में नो ऑपरेशन, ठीक है। और ये मैंने 32 यूज किए है नो ऑपरेशन। तो इससे क्या है कि अगर मान लो कोई मेमोरी में राइट कर दो, कोई रैंडम फ्लक्चुएशन आ भी गया
मेमोरी में, तो ये नो ऑपरेशन का मतलब ये उनमें से किसी नो ऑपरेशन पे जाएगा, नो ऑपरेशन ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर बढ़ेगा कोड और एक बार में जाके मैलिशियस कोड पे पहुंच ही जाएगा। तो मैं जो रैंडम मतलब इससे हम लोग का कोड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया है। मतलब ऐसा है कि रिटर्न एड्रेस अब पहले उसको एग्जैक्टली मैलिशियस कोड पे ही करना था। अब मान लो कि जब इस बार मेमोरी डिफाइन हुई तो मैलिशियस कोड थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया, या ठीक है, तो अब और या फिर जंप एड्रेस है वो किसी और थोड़ा सा नीचे जंप हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कुछ रैंडम फ्लक्चुएशन हमेशा होती ही हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि मैं नोप स्लेज यूज कर दूंगा। तो अगर मान लो जो हमारा रिटर्न एड्रेस है वो नोप स्लेज में से किसी एक पर जाके लैंड हुआ, तो क्या करेगा वो क्या करेगा, नो ऑपरेशन है, तो ये एग्जीक्यूट हुआ, पॉप आउट हो गया, ऊपर वाले पे ये एग्जीक्यूट हुआ, पॉप आउट हो गया, क्योंकि स्टैक ऐसे ही एग्जीक्यूट करता है। फिर ये एग्जीक्यूट हुआ, पॉप आउट हो गया, ये एग्जीक्यूट हुआ, पॉप आउट हो गया, फिर सीधा मैलिशियस कोड पे पहुंचेगा और हम लोग का मैलिशियस कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का जो एक्सपर्ट है वो सेव हो गया, मतलब सॉरी सेफ हो गया, ज्यादा स्टेबलाइज कर गया। ठीक है, तो क्लियर कर देते हैं। तो अभी मैंने एडिट किया था exploit5.py, तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं चेंज मोड करता हूँ, chmod +x exploit5.py। वर्टिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेटकैट का लिसनर ओपन कर रहा हूँ -nvlp पोर्ट 444 पे। ये मेरा कनेक्शन लिसन करने लगा। इस जिससे पहले कि मैं 5 रन करूँ मैं सारी चीजें चेक कर ले रहा। मेरी जो विंडोज मशीन है, अब इस बार मेरे को इम्यूनिटी डिबगर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मैं सीधा सीधा शेल कोड रन करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, बस वनरेबल सर्वर को रन कर देता हूँ एडमिन प्रिविलेज के साथ, और राइट क्लिक, लेट्स वेट, थोड़ा सा हैंग करता है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दे रहा। तो ये देख सकते हैं कनेक्शन के लिए लिसन कर रहा है। ठीक है, अब टाइम आ गया हम लोग ने जो इतनी मेहनत की थी उसको रन करने का। तो ये रहा हमारा exploit5.py। इस अपडेट में बस मेरे को यही कमी लगती है, ये अजीब सा कर देता टेक्स्ट को। जैसे ही मैं रन करता हूँ आप देख रहे हैं कनेक्ट हो रहा है एंड बूम हम लोग को कनेक्शन मिल गया विंडोज का। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को कनेक्शन मिल गया। इसको मैं आपको ज़ूम इन भी कर दे रहा। देख रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कनेक्शन मिल गया। ठीक है, और अगर मैं dir करूं तो आप देख सकते हैं जिस डायरेक्टरी में मैं था वल्नरेबल सर्वर वाली, उसकी मेरे को सारी फाइल्स दिख रही हैं। ठीक है, अगर मैं cd करता हूँ p में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को फाइल मिल गया। इसके बाद अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ या फिर या फिर मतलब एडिट कर सकता हूँ अगर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मैं एडमिन के साथ उसको फंक्शन को रन किया तो मेरे पास एडमिन ही राइट होंगे, तो मैं सब कुछ डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं दैट्स इट, मैं इतना ही दिखाना था कि कैसे मैं कनेक्शन ला सकता हूँ। तो ये हम लोग का काम हो गया पूरा। और देख सकते हैं इसने काफी सारी वो भी डिफाइन कर दी, काफी सारी प्रॉपर्टी दे दी कि कितने बाइट्स फ्री है, कितने बाइट्स का अभी ये फाइल्स हैं। ठीक है, CLS से ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी क्योंकि रिमोट कनेक्शन सेल पे है, मिटअपरेटर पे होता है तो ये क्लियर करके भी दिखा देता हम लोग को। बस इतना ही शो करना था, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा।